आज की नारी है, निर्मल भी और मजबूत भी। इसमें थोड़ा बचपन है और समझ भी, जोश है तो जुनून भी, और आफाक से आगे आसमां छूने की ज़िद भी। द्वार के इस पार इसका आंचल सारा घर महकाता है, और द्वार के उस पार इसका परचम अलग ही लहराता है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में आंचल से परचम तक। 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने 8 मार्च के दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था, जिससे महिलाओं को समाज में वो स्थान और वो पहचान मिल सके जिसकी वो सही मायने में हकदार हैं। तो तब से लेकर अब तक महिलाओं ने बहुत प्रगति की है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चलती हैं। तो आपकी क्या राय है जितेश? बहुत सही कहा आपने चारू जी। और किसी ने क्या खूब कहा है महिलाओं के बारे में कि हिजाबे फितना परवर अगर उठा लेती तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था। तेरी नीची नज़र खुद तेरी असमत की मुहाफिज है, तो इस नश्तर की तेज़ी आजमा लेती तो अच्छा था। दिले मजरूह को मजरूहतर करने से क्या हासिल, दिले मजरूह को मजरूहतर करने से क्या हासिल, तू आंसू पोंछ के मुस्कुरा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे आंचल बहुत खूब है लेकिन, तेरे माथे पे आंचल बहुत खूब है लेकिन, तू अपने इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा था। तो आज हमारे बीच वो महिलाएं उपस्थित हैं जिन्होंने अपने आंचल को परचम बनाया और समाज में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने जुनून से एक स्थान, एक मुकाम हासिल किया। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये महिलाएं आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। अब मैं चाहूँगा श्री के गुप्ता जी, निदेशक अभियांत्रिकी दूरदर्शन लखनऊ से, कि वो आएँ और हमारी जो महिलाएं हैं, अतिथि हैं, उनका स्वागत करें पुष्प के द्वारा। वंदना शालिनी प्रभाकर जी, अपने काम से बेईमान लोगों का दिल दहला देने वाली शालिनी प्रभाकर जी, जो जोरदार तालियां हो। स्वागत है डॉक्टर रिंकू श्रीवास्तव जी का, उप महाप्रबंधक सिप्सा। अब मैं चाहूंगा श्रीमती रमा अरुण त्रिवेदी जी, कार्यक्रम प्रमुख दूरदर्शन लखनऊ, और आएं और स्वागत करें। स्वागत है श्रीमती विश्व मोहिनी सिन्हा जी का। स्वागत है शिक्षा में झंडे गाड़ने वाली डॉक्टर शोभा मिश्रा जी। अब मैं चाहूंगा, अब हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती सुजीत श्रीवास्तव जी का, उप महानिदेशक अभियांत्रिकी। हिम्मत का परचम लहराने वाली पायल सिंह जी का। समाज सेविका और हाईकोर्ट एडवोकेट कीर्ति श्रीवास्तव जी का। अब मैं बुलाना चाहूंगा निदेशक समाचार किस्मत सागर जी को, वो आए और स्वागत करें महिला किसान सीमा यादव, सीमा देवी जी का, और वंदना श्रीवास्तव जी, कवियत्री और लेखिका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जितने भी अतिथि हैं वो एक एक करके मंच पर आएंगी और अपने बारे में, अपने संघर्षों के बारे में और अपने जीवन के बारे में हम सभी को बताएंगी। और हमारे सभी दर्शक जो हैं उनके बीच हमारी साथी प्रियंका मौजूद हैं जो आप सभी का साथ देंगी। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल उठता है, कुछ पूछना चाहते हैं हमारे अतिथियों से, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाथ उठाना है। प्रिया आपके पास जाएंगी। बिल्कुल जितेश, जैसा कि आपने अभी कहा कि आज की महिला सिर्फ आंसू बहाने वाली नहीं, बल्कि आंसू को पोंछ करके खुल के मुस्कुराने वाली और दूसरों को भी मजबूर करने वाली है कि वो भी खुलकर अपनी ज़िंदगी का स्वागत करें। तो ऐसी महिलाओं के लिए आज के पर्व पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, मैं भी 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। खास तौर पर आपसे गुजारिश है कि आप इसको गौर करिएगा। आंधियाँ गम की चलेंगी तो हम संवर जाएंगे, आंधियाँ गम की चलेंगी तो हम संवर जाएंगे, हम किसी की जुल्फ नहीं जो बिखर जाएंगे, हम तो वो दरिया हैं जो समंदर में भी उबर जाएंगे और हर आसमां को छूने पर गुजर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा।
इसी के साथ आज के इस पर्व पर जैसा कि आप जानते हैं कि वक्ता और श्रोता का जो संबंध होता है वो कागज़ और कलम की तरह होता है। जिस तरह कागज़ और कलम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही वक्ता और श्रोता भी एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो मैं हमारे जो जितने भी श्रोतागण यहाँ पे मौजूद हैं उनका भी बहुत ही तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार ज़ोरदार तालियाँ हमारे श्रोताओं के लिए भी। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया ये कार्यक्रम होने वाला है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और आपके मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है, जिसमें हमारे ग्रुप मैं परिचय कराना चाहूँगा। गायक हैं विपुल मिश्रा जी कीबोर्ड पर, और गायक अजय चौहान जी। जोरदार तालियां। और इनका साथ निभाएंगे हमारी गायिकाएं कृष्णा प्रिया, शिखा और आयुषी पांडे। ढोलक पर हैं विनोद कुमार जी, ऑक्टोपैड पे अंकित कुमार, और कीबोर्ड पर निकी भारती। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जितेश जी। तो मैं अपनी पहली अतिथि को बुलाना चाहूँगी, जो एक समाज सेविका भी हैं और हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, कीर्ति श्रीवास्तव जी का। इनकी उपलब्धियों की सूची इतनी लंबी है कि मैं बोलते बोलते मेरा गला सूख जाएगा, तो मैंने कुछ 4 पंक्तियाँ लिखी हैं संक्षिप्त में, जो शायद इनकी उपलब्धियों को अभी नहीं बयां कर सकती, लेकिन बस एक मेरी छोटी सी कोशिश है। वो है कोर्ट कचहरी तारीख, रिट पिटीशंस धाराओं की हो तुम ज्ञानी, सच न्याय के लिए जो है लड़ती, महिलाओं के हित के लिए जो है लड़ती, ऐसी हैं एडवोकेट कीर्ति श्रीवास्तव हमारी। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कामकाजी महिलाओं से जुड़े उनके अधिकार और उनके कानूनों के बारे में। कामकाजी महिलाओं के वर्क प्लेस पे जो उनके साथ में अन्याय, अत्याचार, छेड़खानी या कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिनका वो कभी कभी वो बयान कर सकती हैं, कभी नहीं कर सकती हैं बयान पब्लिकली, तो उनके लिए सुविधा प्रदान की गई है कि वो अपनी जो एफआईआर है उसको वर्चुअली भी लिखा सकती हैं। वो मतलब जैसे नेट पे दे दें, ईमेल पे दे दें, इस तरीके से वो दे सकती हैं। और एक उसमें ये भी प्रोविज़न है कि वो उसमें 0 एफआईआर लॉन्च करवा सकती है। जैसे कभी कभी जुरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम आती है कि इस क्षेत्र में नहीं आएगा, उस क्षेत्र में नहीं आएगा, तो उनकी जो एफआईआर है वो 0 एफआईआर लॉन्च हो सकती है। एक तो ये उनके, दूसरा ये कि वो नाइट में अरेस्ट नहीं की जाएंगी। अगर उन्होंने कोई अपराध किया भी है तो वो नाइट में अरेस्ट नहीं होंगी। ये उनके लिए स्पेशल राइट्स दिए गए हैं उनको। एक बात और इसमें कहना चाहूँगी कि अगर वो गरीब हैं या गरीब नहीं भी हैं और रेप की विक्टिम्स हैं, उनके पास में पैसा नहीं है या और उनका फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उनको ये मैंडेटरी ड्यूटी बनती है थानों की कि वो उनको इस बात के लिए एनलाइटन करें कि उनको एक लीगल अथॉरिटी की तरफ से एडवोकेट्स प्रोवाइड किया जाएगा जो उनके केस को प्रॉपरली प्लीड करेगा। इस मंच के माध्यम से मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि कई बार देखा गया है कि जो किशोर वर्ग की लड़कियाँ होती हैं वो कई बार डर जाती हैं, तो वो अपने साथ जो गलत हो रहा है उसको बता नहीं पाती हैं। तो ऐसे में परिवार की क्या जिम्मेदारी बनती है कि परिवार उसको कितना सहयोग करे कि वो जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं उनके बारे में बोल सकें? देखिए, परिवार की तो सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि वो जो बच्ची है उनकी खुद की, या सपोज कभी ऐसा कोई अडॉप्टेड चाइल्ड होता है या हो सकता है कि अडॉप्टेड ना हो, किसी उनके फैमिली का ही रिलेशन का वो बच्चा हो, तो ये तो ड्यूटी पूरे परिवार की बनती है कि उसको उसका जो अपब्रिंगिंग है, उसका जो ब्रॉटअप है, बहुत ही टेंडर केयर के साथ किया जाना चाहिए और उसकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि उसके खान पान के, उसके स्वास्थ्य पर, उसकी शिक्षा पर, इन चीज़ों पर बहुत ही ढंग से ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे, क्योंकि एक लड़की का जो भविष्य है वो अकेला उसका नहीं है, वो एक पूरे परिवार को चलाती है और पूरे परिवार को बनाती है। तो इस वजह से उसका जो ब्रॉटअप है वो अगर ऐसा किया जाएगा जिससे कि वो सोसाइटी को बहुत कुछ संस्कारवान पुत्र दे सके, पुत्री दे सके, या सोसाइटी को संस्कारवान बना सके, तो इसलिए पहली ड्यूटी होती है परिवार की ही कि वो उस बच्ची को बहुत ढंग से पाले पोसे और उसकी अपब्रिंगिंग करे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। आजकल घरेलू हिंसा एक ज्वलंत मुद्दा है हम महिलाओं के लिए, वो कामकाजी हो या घर पे हाउसवाइफ हो, सभी के साथ ये समस्या अधिकतर आती है। कुछ केसेस में नहीं होती है, पर लगभग 60% केसेस में घरेलू हिंसा का सामना एक औरत करती है। उसके बारे में कोई कानून हो या उसके बारे में हम महिलाओं को कैसे सजग कर सकते हैं? देखिए, कानून तो बने ही हैं। घरेलू हिंसा पर स्पेसिफिक कानून आया है इसीलिए कि जैसे ये जो आप कह रही हैं कि जैसे कामकाजी जो महिलाएं होती हैं
और घरेलू महिलाएं जैसे घर में भी काम करने वाली है, वो भी तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आई गई। तो अधिकार तो सभी के हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो ह्यूमन है उसके लिए भी अधिकार बने हुए हैं, वुमेन है उसके लिए भी अधिकार है। जो ह्यूमन जो मतलब व्यक्ति के लिए अधिकार है वही लेडीज़ के लिए भी अधिकार है, और जो लेडीज़ के अधिकार हैं वो व्यक्ति के अधिकार हैं। तो इस वजह से अधिकार तो उनको दिए ही गए हैं, सवाल इस बात का है कि अब उनको उससे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। जी हाँ। तो ये पहली ड्यूटी बनती है हम लोगों की आपस में ही, कि जो भी परिवार हैं आपस में एक दूसरे के, अगर उस किसी लेडी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसको कम से कम ये है कि आस पड़ोस वाले, अगर उसका फैमिली से प्रॉब्लम है तो आस पड़ोस वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको जितना रेस्क्यू कर सकें विद इन टाइम कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि या तो वो सुसाइड कर लेती है और या उसकी हत्या हो जाती है। तो अगर इतनी रिजल्ट आने से पहले ही क्यों ना ये स्टेप उठा लिया जाए कि उसको ये जो प्रकरण आ रहा है इसमें सुधार लाया जाए। जी रादर की कानून की आवश्यकता तो थर्ड स्टेज पर पड़ती है जब कोई घटना घटित हो जाती है, लेकिन किसी घटना के घटित हो जाने से तो ये सोसाइटी का भला नहीं हो जाएगा। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं तो हम लोगों की और ये पूरी सोसाइटी की ये ड्यूटी बनती है कि जैसे रेप केसेस हैं, बाल विवाह है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस है, दहेज हत्या है, दहेज मांगा जा रहा है, और भी बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं इसके साथ कानून बने हुए हैं। लेकिन सिर्फ कानून बनाने से इसका सुधार नहीं होने वाला है। हमें आपस में एक दूसरे को सहयोग करने की आवश्यकता है, और बहुत ही बेसिक लेवल से, नीचे से जब तक हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सारी कोर्ट्स बनी हैं, ये कोर्ट्स उनका भला उतना नहीं कर पाएंगी जितना कि हम आपस में एक दूसरे को सहयोग करके उनको प्रोटेक्ट करें। जो बेसिक चीज़ है वो उनके प्रोटेक्शन की है। प्रोटेक्शन तो लास्ट में कानून दे देता है उनको जी लेकिन सवाल इस बात का है कि हमको आपस में तो सहयोग एक दूसरे का करना चाहिए। बिल्कुल। जो आपस में जो सोसाइटी में सहयोग देखने को इस टाइम बिल्कुल कम मिल रहा है, हाँ इसकी ज़रूरत जबकि इसकी आपस में ज़रूरत है। कानून तो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए ही हुए हैं। तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर कुछ जोड़ते हुए मैं कुछ बोलना चाहूँगी। मत करना अपमान नारी का, मत करना अपमान नारी का, इन्हीं के बल पर तो जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर इन्हीं की गोद में तो पलता है। क्या बात है। देखिए, दुनिया में सभी लोग आते हैं, पर ज़िंदगी हर एक के लिए आसान नहीं होती। कभी कभी कुछ लोगों को अपनी वास्तविकता जाहिर करने के लिए, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है, बड़े प्रताड़ना सहनी पड़ती है और संघर्षों से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ में किन्नरों की गुरु पायल सिंह जी की, जिन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी हिम्मत से समाज में अपना एक स्थान बनाया। मैम, आप हमें बताएं कि आप अपने जीवन के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में, अपनी सफलता के बारे में, और समाज का बहिष्कार आपकी ताकत कैसे बना, इसके बारे में हम सबको बताएं। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगी। और आज मैं इस दूरदर्शन में खड़ी हूँ तो मुझे इतनी खुशी हो रही, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं इस दूरदर्शन को देखा करती थी, और शायद ये दूरदर्शन जो था उस समय टीवी लोगों के घरों में नहीं रहती थी, तो बहुत ही मुश्किल से हम लोग 5 पैसे या 10 पैसे दे के स्कूल के अंदर प्रवेश करते थे इस दूरदर्शन को देखने के लिए। तो उस चीज़ को आज मुझे याद आ रहा है कि जिसके लिए मैं इतना मेहनत करती थी, आज मैं उसी जगह पर आई हूँ, तो ये मेरे सौभाग्य। और आज मैं जो कामयाबी पे हूँ, इसके लिए भी मैं दूरदर्शन को ही धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैंने 90 में दूरदर्शन में एडवर्टाइजमेंट में मैंने काम किया। ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे दूरदर्शन ने आज आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। तो वो पहला मेरा रास्ता था जो मैं दूरदर्शन में आई, और आने के बाद मुझे पता चला कि मैं कुछ कर सकती हूँ। उससे पहले तो मुझे समाज ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, लेकिन मैं खैर उस समाज के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर उसने परेशान किया तो उसने मुझे अपनाया भी। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मुझे इस मुकाम पर उसने पहुँचाया है। तो ये मेरा नसीब और मेरा भाग, तो मैं इसके लिए मैं समाज को कभी जिम्मेदार नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि समाज तो लोगों के कहने पे ही एक दूसरे, कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो एक दूसरे को कमेंट करके और उसके लिए आगे के लिए दिक्कतें निकल के आती हैं। तो उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, और बस अपने जीवन के बारे में यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने जीवन में जो है मैंने बहुत संघर्ष किया।
जब मैंने अपना परिवार छोड़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि बहुत ही छोटी उम्र में मैंने अपना परिवार छोड़ा, और छोड़ने के बाद मैं दर दर की ठोकरें खाती रही। मैं जाकर स्टेशन पे पड़ी रही, तो फिर मैंने स्टेशन पर भीख मांगा और अपना मैंने जीवन बिताया। उसके बाद फिर मैं लखनऊ में आई। लखनऊ में आने के बाद मैं यहाँ लखनऊ के भी चारबाग में काफ़ी दिन मैंने अपना जीवन बहुत ही मुश्किल से बिताया, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। फिर मुझे आगे का रास्ता दिखा। मैं समाज सेवा में थोड़ा लोगों को मैंने देखी, एक महिला के ऊपर एक अत्याचार हो रहा था, तो मुझसे अत्याचार नहीं देखा गया, तो मैंने उसमें उसका साथ दिया। और देने के बाद मैं लोगों से बात करने लगी, वहाँ भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि इसके लिए कुछ ऐसा मुझे रास्ता बताइए कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि एनजीओ टाइप में बनता है, आप इसे खोलिए तो इससे आप काम कर सकती हैं। तो मैंने कहा ये कैसे बनता है, उसके बारे में भी मुझे नहीं पता था। तो मैंने फिर एक एनजीओ पायल फाउंडेशन बनाया अपना, जिसमें मैंने गरीब बच्चों में लोगों के लिए करना शुरू किया। मैंने उसमें कई लड़कियों की शादी करवाई जो अनाथ रहीं, जिनके पास दहेज नहीं रहता था, तो हम लोग सब लोग मिलकर दहेज इकट्ठा करके अपने पास से देते थे और देकर उन बच्चियों की अच्छे से शादी कराने के बाद फिर हम लोग उनका हालचाल भी पूछने जाया करते थे कि कोई तुम्हें दिक्कत तो नहीं है। तो उसमें भी हम लोग बीच में बोला करते थे जाके। फिर उसके बाद मेरे मन में कुछ ऐसा आया कि कुछ और करें, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। फिर मैं जो है मैंने कुछ लोगों से कहा कि मैं एक फिल्मों में थोड़ा देखना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। तो कई लोगों ने मुझे मना कर दिया, करने लगे कि फिल्म में आपके बस का नहीं है, ये बहुत ही कठिन काम है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप बोल रहे कठिन काम है तो इस काम को मैं ज़रूर अपनाऊंगी, इस कठिन काम को। तो मैंने फिर सबसे पहले एक एल्बम बनाया, वादा करूँ, एक मैंने एल्बम बनाया बहुत ही अच्छा सा। तो एल्बम बनाने के बाद मैंने जब उसे रिलीज़ किया तो कम से कम 20-30 हज़ार लोगों ने देखा और अच्छे से। फिर मैंने एक 30 मिनट की पिक्चर बनाई, क्या कसूर, वो भी लोगों को बहुत पसंद आई। लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बना दी। फिर उसके बाद मैंने कई गाने, फिर एक मैंने पिता पिक्चर बनाई अभी कुछ ही दिन पहले। वो पिता पिक्चर तो अभी तक जितनों ने देखी वही रोने लगे। अभी मैं उसके लिए अवार्ड भी लेके आई हूँ बुंदेलखंड से, तो उसमें राजा मुराद जी भी रोने लगे, स्वयं जो एक्टर थे उन्होंने देखी, कहें इतनी अच्छी सोच आपकी कहाँ से आ गई और कैसे आपने सोचा। मैंने कहा बस दिल में था ऐसा कुछ करने का तो मैंने किया। फिर मैंने इस पिक्चर को वहाँ से अवार्ड लेके आई। फिर मैंने भी एक और पिक्चर बनाई है, टेलीफिल्म 1 घंटे की बनाई है, जिसकी मैं प्रीमियर अभी करने जा रही हूँ 26 अप्रैल को। उसी दिन मेरा बर्थडे भी होता है, तो मैं उसी दिन उसका प्रीमियर करने जा रही हूँ। उस पिक्चर का लगभग 1 घंटे का आखिर माँ हूँ। वो मैं उस पिक्चर का सब्जेक्ट मैं इस तरीके लेके आई हूँ कि जो लोग ट्रांसजेंडरों को कहते हैं कि ये गलत होते हैं, इनकी सोच गलत होती, तो उन चीज़ों को लेके मैंने उस पिक्चर को मैंने बनाया कि ये भी समाज में बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो ये पूरी मदद करते हैं, तो वो भी मैंने किया। और रही बात मेरे जीवन में, अभी मेरी किताब भी आ चुकी है, मैं पायल, वो 130 पन्ने की है, महेंद्र भीष्म जी ने लिखी है। उससे मुझे और थोड़ी कामयाबी मिली, थोड़ा और मुझे रास्ता मिला। उसके अलावा मैंने कई पिक्चरों में भी काम किया। अभी मैं राजकुमार राव के साथ कर चुकी हूँ, जबरिया जोड़ी मैं कर चुकी हूँ, 1 to 4 में मैंने खलनायक का रोल किया, लीड रोल किया मैंने बच्चों के साथ में, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और कई पिक्चरों में, और अभी रजनीकांत की एक पिक्चर आनी थी तो उसमें मुझे बुलाया गया था, तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे वहाँ बैठना पसंद नहीं होता, बहुत ज़्यादा बिठालते देर तक, कट लग, वो बहुत ख़राब लगता है, पागल से हो जाती। तो उसके बाद फिर भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी चल रही थी, तो वहाँ से भी फ़ोन आया कि आपका ज़रूरत है यहाँ पर 5-6 लोग, तो मैंने वहाँ भी मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, हम नहीं बैठ पाएंगे। कहले मैं आपको पैसे भी दूंगा। मैंने पैसे तो कुछ भी, लेकिन मैंने, और रही बात जो अब मैं जीवन जी रही हूँ, ये जीवन जो समाज ने हमें दिया है इस समय, मैं तो समाज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज हमें इस जगह पर लाकर पहुँचा दिया। मैंने कभी अपने लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं आज इतनी बड़ी हस्तियों के सामने बैठ के और इस तरीके बात करूँगी और आप लोग से बोलूँगी। उसके बाद आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल इसका जवाब जरूर दूंगी। मौका दिया जाता है हमारे दर्शकों को कि अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारी बिल्कुल एक आपका दर्शक स्वागत है। हैं जो मैम से प्रश्न करना चाहती हैं।
मैम, किन्नर समाज जो है उसमें आप कैसे लोगों को देखती हैं और लोगों का नज़रिया आपके प्रति कैसा है? उसमें मेरा लोगों का नज़रिया, उनको मैं अच्छे से देखती हूँ, क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो ख़राब नहीं, लेकिन समाज जो है, जो उसके ताने और कमेंट होते ना, वो उन्हें ख़राब कर देता है। मैं कहती हूँ, अगर आपके घर में कोई किन्नर आता है, आप उसके घर में, आप खाली उससे पहले इज्जत दीजिए। मैं देखती हूँ बहुत लोग होते हैं, बाहर दरवाजे पे बैठ जाओ, अंदर मत आना, अभी हम दे रहे हैं। पहले आप उसे बिठालिए, इज्जत दीजिए, फिर उसके बाद कहिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। अपने आप ही उसका मुंह बंद हो जाएगा, वो आपसे किसी स्तर से बोल ही नहीं पाएगा कभी भी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। कि इंटरनेशनल वीमेंस डे की थीम होती है थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट एंड इनोवेट फॉर चेंज। ये 2019 की हमारी थीम है। तो ये हमारे हिसाब से इसका मतलब हुआ कि समान सोचे, स्मार्ट बने और हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहे। इसलिए आप अपने कोई समाज से अलग मत समझिए। समाज ने आपको ये अधिकार दिया है, देर से ही सही पर दिया है। इस देखिए, अधिकार का सम्मान करें। ये भावनाएं हैं हमारे दर्शकों की, आप के लिए बहुत आदर करते हैं आपकी इस भावना का। और मैम, आपको देख के सिर्फ ये लगता है कि अगर हिम्मत हो और ताकत हो, साहस हो, संघर्ष करने की शक्ति हो, तो और दिल की अगर आवाज़ सुने, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और पायल मैम, आपके लिए कहना चाहूँगा, हदे शहर से गुजरी तो गांव गांव चली, हदे शहर से गुजरी तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, सफ़र धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफ़र धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, अरे वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब थोड़ा माहौल को हल्का बनाया जाए। बिल्कुल, अब देखिए, मनोरंजन जो है ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और मनोरंजन जो होता है ज़िंदगी में एक तड़का लगाता है, एक स्पाइस की तरह काम करता है। बिल्कुल। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जुड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सोनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा
बेटी का सम्मान करें हम और जन्मे तो अभिमान करें हम। आइए सभी बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। और हमारी अगली अतिथि हैं सीमा देवी जी, जो ऐठू गांव से ताल्लुक़ रखती हैं। ये एक महिला किसान हैं और हाल ही में इन्हें 2018 के कृषि अवार्ड से सम्मानित भी करा गया है। तो मैम आप आइए। जोरदार तालियों के साथ जी जी स्वागत है। तो मैम हम चाहेंगे आप बताएं कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसे कैसे तैयार करते हैं और इसके लाभ क्या हैं। जी, पहले हम गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं। 15 दिन 20 दिन गोबर जब इकट्ठा हो जाता है, ठंडा हो जाता है उसको, तो हम एक गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे के ऊपर मतलब छावनी कर लेते हैं। तो गड्ढे के ऊपर छावनी जब कर लेते हैं तो उसमें गोबर डाल देते हैं और डालकर उसमें केचुआ भी डाल देते हैं ऊपर से, मतलब हल्की हल्की मतलब पानी का बौछार भी डालते हैं। जब 30 महीने मतलब 90 दिन में तैयार हो जाता है। जब तैयार होता है तो उसको अपनी खाद को बाहर निकाल देते हैं और गोबर फिर उसी तरह उसमें डाल देते हैं। इसको बोलते हैं जैविक खाद। जैविक खाद हम अपने साग सब्जी में डालते हैं और आलू में भी डालते हैं, मेंथा में डालते हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं सब्जी में। खाली उपयोग, जैसे खाली जगह है उसमें हम लोग हल्दी, रुई इसका भी मतलब प्रयोग करते हैं, उसमें भी डालते हैं। और कोई दवा, कोई मतलब रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। पोषण वाटिका क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? जी, वो इसके लाभ पोषण वाटिका एक गृह वाटिका है, मतलब उसको बोलते हैं। उसमें साग सब्जी लगती है। सब्जी जैसे अलग अलग क्यारियाँ बनाकर उसमें सब्जी, हर तरह की सब्जियाँ लगा दें, खाली पड़ी जगह पर बनती है। तो उसमें जो सब्जी लगती है तो उसे मतलब इस्तेमाल करने के लिए अपने को हो जाती है और बाहर हमको ख़रीदना नहीं पड़ता है। इसी तरह हमारे गांव में सभी लोग मतलब खेती करते हैं। जो खाली पड़ी ज़मीन पर गृह वाटिका उसको बोलते हैं, गृह वाटिका बनाए हुए हैं। कितना कठिन होता है एक महिला किसान होना? जी, पहले हमारे यहाँ ऊसर ज़मीन थी, उसको हम जो मतलब पैरा की पुआल होती है, मतलब उसको बोलते हैं पैरा, उसको हम लोग पहले खेत में डालते हैं, फिर पानी भरते हैं। पानी जब कुछ पैरा सड़ जाता है तो उसको हम लोग जुताई करके उसी में धान सब चीज़ लगाते हैं। पहले बहुत ऊसर था। इसी तरह करते करते जिप्सम डालते हुए इसी तरह करते करते हमारा खेत अब सुधार में आ गया। सीमा जी, क्या परिवार का सहयोग रहता है एक महिला किसान के रूप में, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, हमारे घर के सभी लोग जितने सदस्य हैं सब लोग हमसे खुश हैं। सभी लोग मेहनत करते हैं। हमारे दुकान भी है, पशुपालन भी है, मछली पालन भी है। हम लोग काफ़ी काम आगे बढ़ाकर अपना मतलब घर का सुधार कर लिए हैं। जी सीमा जी, मैं भी जानना चाहूँगा कि आपके पति आपके काम में कितना सहयोग करते हैं? जी, पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा, मतलब किस तरह से आपको सपोर्ट? जी, हमारे साथ सुबह काम कर लेते हैं, फिर दुकान चले जाते हैं। तो जो काम छूटता है हम उसको करते हैं। क्या बात है भाई, पुरुषों के लिए जोरदार ताली हो जाए कि पुरुष का सहयोग जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से महिलाओं का सहयोग ज़रूरी होता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस तो नहीं मनाया जाता है, लेकिन 19 नवंबर से पुरुषों ने शुरू किया है एक पुरुष दिवस मनाने की परंपरा को, और ये मेरे ख्याल से सही भी है। ये हमें विचार विमर्श का एक मंच देता है। हम जीवन की आपाधापी में इतने खोए रहते हैं कि हम आपस में मिल नहीं पाते हैं, और ये जो मंच है, जैसे 8 मार्च है, अक्सर हम ये बात सोचते हैं कि क्यों मनाया जाता है, क्यों कहा जाता है कि 8 मार्च महिला दिवस हम मना रहे हैं। लेकिन हम बैठते हैं, बात करते, सोचते हैं कि हम कितना आगे बढ़े हैं, कितने हमें कदम और आगे बढ़ाने हैं। तो पुरुषों ने भी शुरू किया है, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं बना है, यूएनओ ने डिक्लेयर नहीं किया है, तो हो सकता है आगे यूएनओ इसको डिक्लेयर कर दे। आपकी हिम्मत को थोड़ा सलाम करते हुए मैं कुछ 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। तुम अन्नपूर्णा हो, अन्नदाता हो, इस धरती की तुम ही भाग्य विधाता हो। तुम हो तो यहाँ जीवन है, तुम नहीं तो ये जगह निर्जन है। मिट्टी को सो ना हो बनाती, प्रणाम तुम्हें है कोटि कोटि। और चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब देवियों सज्जनों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अब हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने सोच से और अपने अच्छे कर्मों से अनेकों बच्चों को शिक्षा दी और उनको मार्गदर्शन दिया और शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शोभा मिश्रा जी की, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिस्ट्री, नवयुग गर्ल्स पीजी कॉलेज की। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैम पिछले 31 सालों से
शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और लगभग 30,000 बच्चे आपसे शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। और मैं और एक बात मैम के लिए बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि कई ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी गरीबी के कारण फ़ीस नहीं दे पाते थे, लेकिन बच्चे बहुत ही टैलेंटेड थे, पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थे। तो मैम ने उन सब की फ़ीस दी है कि ऐसे कई बच्चों को पढ़ाया जो कि आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुदगर्जी पे चोट ना लगे। तो मैम ने ये ध्यान रखा कि जब वो बच्चे कोई एक मुकाम हासिल कर लेते हैं और कुछ ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं, तो जितनी पैसे मैम को फ़ीस मैम ने दी थी वो सारे वापस करते हैं और इस तरह से एक फ़ंड बन गया है। तो आगे आने वाले ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए उसमें से फ़ीस दी जाती है। मैम बहुत अच्छी वक्ता भी हैं और मैम आरजे भी रह चुकी हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है मैम कि आप हमारे बीच हैं। और मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा असल में है क्या, शिक्षा के असल मायने क्या है, शिक्षा से क्या समझते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद जितेश। सबसे पहले तो मैं मजाज लखनवी की ये जो बहुत खूबसूरत सी नज़्म है जिसमें से आपने आंचल से परचम तक का इतना अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम सेट किया है, आपके संचालकों को और आपके ऑर्गेनाइजर्स को मैं दिल से धन्यवाद हम सभी महिलाओं की तरफ से देना चाहेंगे। और बहुत ही अच्छा ये आयोजन आपका चल रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगी अपने बारे में पहले कि मैंने 21 साल की उम्र में, आप मेरे बताने से मेरी उम्र का अंदाज़ मत लगाइएगा, मैंने 21 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू किया था और आज मुझे पढ़ाते पढ़ाते 30-31 साल हो चुके हैं। और इस इतने लंबे अरसे में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं टीचिंग में। मुझे उसे प्रोफेशन कहना अच्छा नहीं लगता, मैं उसे कमिटमेंट और समर्पण ही मानती हूँ। और इस लंबी यात्रा में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जिनको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहीं, जो पढ़ना तो चाहते थे। मेरा गर्ल्स कॉलेज है, इसलिए मैं जानती हूँ कि लड़कियाँ पढ़ने की कितनी इच्छा रखते हुए भी कभी कभी मैनेज नहीं कर पाती, उनका परिवार चाह करके भी उनको सपोर्ट नहीं कर पाता। तो उस हिसाब से मैंने कई बच्चों को, जैसा अभी जितेश आपको बता रहे थे, मैंने उनको फ़ंड करने की कोशिश की, लेकिन इस बात का ख्याल रखा कि उनकी खुददारी पे कोई चोट ना पहुँचे। और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरीके से छोटे प्रयासों से जो बच्चे पढ़ लिख कर के बने, क्योंकि हमेशा अचीवमेंट अभाव में होता है। अगर आपके पास अबंडेंस में कोई चीज़ है तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझते। जो अभाव से जन्मे बच्चे होते हैं, अभाव में पले बच्चे होते हैं, वही शिक्षा के क्षेत्र में आगे बहुत कुछ कर पाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज सिविल सर्वेंट्स हैं, IAS हैं, PCS हैं, प्रोफेसर्स हैं और मेरी ही तरह एसोसिएट प्रोफेसर तक बन चुके हैं। और बहुत सारे स्टेट सर्विसेज में बच्चे हैं जो टीचिंग कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात से होती है कि वो मेरी इस लेगेसी को, अगर मैं उसे लेगेसी कह सकूं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब वो मुझे आके ये बताते हैं कि मैम हमने भी ऐसा फ़ंड बनाया है, हम भी बच्चों को पढ़ाने में मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी लड़की हमारे संपर्क में जो आती है वो अशिक्षित ना रह जाए। तो ये बहुत अच्छी भावना है और मुझे गर्व होता है कि मैंने इसको शुरू किया और मेरे बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। और आपने अभी पूछा कि शिक्षा क्या है, तो मैं बताना चाहूँगी कि आज के संदर्भ में और आज के समय में शिक्षा को हम मोटे तौर पर डिग्री से जोड़ते हैं। शिक्षा मतलब, एजुकेशन मतलब, विद्या मतलब एक ऐसी डिग्री जो जीविकोपार्जन में हमारी मदद करती है। लेकिन एक्चुअली शिक्षा है क्या? हमारे शास्त्र कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, मतलब विद्या वो है जो हमें मुक्त करती है। किस चीज़ से? अज्ञानता से, अंधकार से, रोग से, दोष से, पाप से जो हमें मुक्त करती है वो विद्या है। और वो ही शिक्षित है जो इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकता है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एजुकेशन या शिक्षा जो है वो हम दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो वो जो हम किताबों से पाते हैं, जो हमारी डिग्री से जुड़ी हुई है, लेकिन दूसरी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा वो जो हमें हमारे वातावरण से मिलती है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि पुराने समय में इतने स्कूल्स, कॉलेजेस, विद्यालय नहीं थे। बहुत कम लोग समाज के ऐसे थे जो आश्रमों तक जाकर शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। लेकिन आप
ये भी जानते हैं कि हर घर में एक वैज्ञानिक होता था, एक विधि को समझने वाला होता था, एक न्याय देने वाला, एक मॉरल्स सिखाने वाला व्यक्ति ज़रूर होता था। हर विषय के विशेषज्ञ, चाहे वो खाना बनाने की कला हो या हमारे मसालों में क्या उपयोगिता है, वो हमारी कहाँ मदद करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट हो, सब परिवार में मिल जाते थे। मैं इतिहास पढ़ाती हूँ तो इतिहास से उदाहरण दूंगी। हम जानते हैं कि अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। हम ये भी जानते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, शिवाजी की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन राजनीति की, कूटनीति की, शासन की जो समझ उनकी थी उस पर हमें से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। तो ये एजुकेशन है, ये शिक्षा है जो हमें हमारे दोषों से मुक्त करती है। लेकिन आज वो एक प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के चलते क्योंकि हम समाज में रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां सामाजिक निभाते हैं, इसलिए हमें नौकरी करनी होती है, पैसे कमाने होते हैं और अपने परिवार को चलाना होता है। पर वास्तव में शिक्षा सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। बहुत खूब कहा मैम आपने कि शिक्षा जो है सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया नहीं होना चाहिए, और ये भी आपने कहा कि जो नेचर है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमारे दर्शक कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम जी, मेरा नाम अनुराग शुक्ला है। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना, मैम लड़कियों के शिक्षा के प्रति परिवार का क्या योगदान होता है? देखिए, परिवार तो सबसे बड़ा शिक्षक है। आप ये जानते हैं कि पहली एजुकेशन माँ की लोरी से लेकर पहला शब्द उंगली पकड़ के चलाना, ये सब परिवार करता है। तो वो परिवार तो शिक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही, जिम्मेदार है ही, क्योंकि परिवार के बिना कोई भी बच्चा शिक्षित नहीं हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, वो शिक्षा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि परिवार को ये समझना चाहिए। और अब क्योंकि समय बहुत बदल चुका है और हमारे ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं जिसकी वजह से हमारे समाज में बेटियों की शिक्षा को बहुत महत्व दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है जो परिवार के समझने की है, और जो इसे समझते हैं वो इसे पूरा भी करते हैं, कि लड़कियां जो हैं, बेटियां जो हैं, वो ईश्वर के बाद दूसरी संरचना है। बिकॉज रचना करने का या क्रिएशन का जो अधिकार ईश्वर के पास है वो उसने सिर्फ लड़की को दिया है, एक माँ को दिया है। तो माँ अगर शिक्षित होगी तो बेटी शिक्षित होगी, और अगर बेटी शिक्षित है तो वो पूरे एक परिवार को फिर से शिक्षित कर सकती है। इस बात को अगर परिवार समझ लेता है और अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो शिक्षा का प्रसार ज़रूर होगा। और दूसरी बात ये, परिवार को हमेशा ये सोचना चाहिए कि नंबरों के, अंकों के अंधी दौड़ से बाहर निकलना है, बच्चों को इनकरेज करना है। अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षा केवल वो ही नहीं है जो किताबों से आती है, शिक्षा वो भी है जो हमारे वातावरण से हमें मिलती है। तो हो सकता है किसी बच्चे में वो टैलेंट हो जो किताबों में नहीं है, अगर परिवार उसको समझता है और उसको प्रमोट करता है तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर शोभा मिश्रा जी, और जिन्होंने समाज को ये बताया कि जो घर में असली उजाला होता है वो चिराग से नहीं बल्कि शिक्षा से होता है। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और चलिए अब माहौल को थोड़ा सा हल्का करते हैं, थोड़ा सा गंभीर माहौल हो रहा है तो इसको थोड़ा हल्का करते हैं और दर्शकों से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं अपने रैपिड फायर में। कुल बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। समय को मनोरंजन में बनाने के लिए चलिए लेते हैं मनोरंजन का ही नाम। वाह क्या बात है। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस कुछ रैपिड फायर टाइप में हैं वो पूछूंगी, और जिसको भी प्रश्न का उत्तर आता है वो अपने हाथ खड़ा करेगा। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ इसमें, भाई चारू, आप पुरुष की तरफ हैं या महिलाओं की तरफ हैं? मैं थोड़ा सोच रही हूँ आज पुरुषों का साथ दे दूं। ठीक है, तो मैं महिलाओं का साथ देता हूँ। महिलाओं जरा जोरदार तालियां बजाइए। सबसे पहला मेरा सवाल है कि वो क्या चीज है जो सोते ही नीचे गिर जाती है और आपके उठते ही ऊपर उठ जाती है? हाथ उठाए। देखिए महिलाओं, एक सेकंड, 2-3 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। देखिए किससे पूछेंगी आप पहले? सबसे पहले भाई मैं फ्रंट रो में चली जाती हूँ। अच्छा। जी मैम, आंसर जी। खाट। मैम पलकें। बिल्कुल भाई, जोरदार तालियां मैम के लिए। पलकें ही हमारी हैं जो हम जब सोते हैं तो वो नीचे गिर जाती हैं और जब उठते हैं तो वो ऊपर उठ जाती हैं। और जो सोना है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा गेम है। क्या बात है। तो देखिए एक सवाल प्रिया मेरे भी जहन में आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी ऐसी चीज है
जो हम लिखते तो हैं पर पढ़ते नहीं हैं? क्या ऐसी चीज है? पुरुष पुरुष पुरुष, महिलाएं महिलाएं महिलाएं, देखते कौन बताता है। चलिए पुरुष, इसका जवाब दीजिए। आप लोग अपना हाथ उठाइए। आप अपना सवाल मैं repeat फिर कर से सकते दोहराता हैं? हूं जी कि हाँ। कौन सी ऐसी चीज है जो लोग लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। देखिए हमारे महिलाएं हमारी जी जी जीत बिल्कुल रही हैं। बिल्कुल बताइए। नहीं। ओ जोरदार तालियां। देखिए महिलाओं के 2 पॉइंट्स हो गए हैं। चारू देखिए आपको कुछ करना पड़ेगा, पुरुषों को थोड़ा सा एनकरेज करिए। चलिए लगता फिर है next आप question। सभी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सब थोड़े डरे सहमे से बैठे हुए हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, पुरुष भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेंगे इसमें। जी प्रिया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में भी चाहे जितनी भी भीगे लेकिन कभी गीली नहीं होती? ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में भी गीली नहीं होती? जी कोई है? चलिए भाई, हमारे स्पीकर्स में भी आपको भी कोई उत्तर आता है तो? माहौल थोड़ा बड़ा सा लगता है कठिन सवाल आपने पूछ लिया है। ये आप कह रहे थे रिसर्च की बात, बहुत रिसर्च करके लाई हैं ये बहुत सवाल। रिसर्च किया है इन्होंने जी। काबिलियत पे शक था ना आपको थोड़ा सा मेरी। चलिए मैं ही उत्तर दे देती हूँ, पानी वो चीज है जो बारिश में भी कभी गीला नहीं होता है। ओ पानी पानी हो गया आपके सुन के ये बात। और कौन सी ऐसी चीज है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं मगर खाते नहीं हैं? इस सवाल का मैम जवाब ने मैं हाथ उठाया। चाहूंगी देखिए इस पुरुषों बार की भी तरफ महिला से है, आए। महिला देखिए भारी पड़ रही हैं जी। मैम इससे पहले कि आप मुझे उत्तर दें, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जितेश का मन खाने पे कुछ ज्यादा ही हाय लगता है। राम, तो मेरे कितने पीछे पड़ी रहती है लड़की, मुझे समझ नहीं आता है। प्रिया। प्लेट। प्लेट, जोरदार ताली। बिल्कुल सही जवाब है प्लेट। क्या बात है मैम, क्या बात है। प्रिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में भी पिघलती है? ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में भी पिघलती है? ऐसी कौन सी चीज है ठंड में भी पिघलती है? ठंड में भी पिघलती है मोमबत्ती। वाह, बहुत मुझे खुशी हो रही है कि चारू इस समय बहुत खुश होंगी कि पहला जवाब आ चुका है पुरुष से। और चारू क्या कहती हैं आप, कैसी फीलिंग हो रही है आपकी? बहुत ही, मैं इस समय क्या बोलूं, बड़ी खुशी खुश हो रही है महसूस हो रही है। साथ ही मैं पुरुषों को बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी इस बात के लिए। तो आप पुरुष जरा जोरदार ताली बजा दीजिए, पुरुष जी। जितने बैठे हैं यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह तो जाती है लेकिन हिलती नहीं? एक जगह से जी दूसरी मैम। जगह जाती है मगर हिलती नहीं है। चप्पल। चप्पल। आई थिंक मैडम चप्पल हिलती है। उसका नाम है सड़क। वाह 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 वाह, क्या बात है, जोरदार ताली। चारू आप फिर खुश हो गई होंगी, पुरुष ने फिर जवाब बिल्कुल दिया है। बिल्कुल हाँ। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी ऐसी कौन सी चीज है जो सोने की है लेकिन सोने से बहुत सस्ती है? सोने की है मगर सोने से बहुत सस्ती है। देखिए तकिया? मैम फिर जी बिस्तर। कुछ कुछ सही आंसर आ रहे हैं। कुछ कुछ पहुंच रहे हैं लगता है। खाट। बिल्कुल बिल्कुल। क्या खाट बात है, या जोरदार चादर। ताली, जोरदार ताली। खाट, बिल्कुल। हमारा अगला प्रश्न है खास तौर पे पुरुषों के लिए। चलिए आपको भी एक मौका दे ही देते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। जी। ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं? ये आपने थोड़ा टफ पूछ लिया है मेरे पुरुषों से भाई। पुरुष ब्यूटी लोग देखिए पार्लर देख रहे हैं। को हिंदी में क्या कहते हैं? सौंदर्य प्रसाधन गृह। सौंदर्य प्रसाधन गृह, क्या बात बिल्कुल, है, बहुत सही। क्या बात है। बिल्कुल सही कहा है सर ने, लेकिन मैंने कहीं थोड़ी सी दबी दबी आवाज में सुना था, महिला कायाकल्प भी बोलते हैं शायद। चलिए वैसे ये प्रिया पॉइंट तो मिलना चाहिए जी, पुरुषों जी, को, बिल्कुल, लेकिन पुरुषों को तो पॉइंट मिल ही थोड़ा रहा है। सा ज्ञान की तरफ पढ़ते हैं और जी जी बिल्कुल पूछिए। आते हैं ज्ञान की तरफ। तो मेरा ये प्रश्न है कि सबसे पहली महिला शासिका कौन थी? हमारे स्पीकर से भी ये प्रश्न है, हमारी सबसे पहली महिला शासिका। जी रजिया बेगम। बिल्कुल, जोरदार तालियां। बिल्कुल रज़िया सही सुल्तान। जवाब, क्या बात है, क्या बात है। रज़िया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी जिसने 1236 से 1240 तक शासन किया था। तो चलिए। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति। जी मैम। प्रतिमा पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जी जोरदार ताली, जोरदार ताली हो जाए। भाई पुरुषों के लिए पुरुष कोई जवाब देंगे? कौन सी ऐसी चीज है, देखिए पुरुष से मैं पूछता हूँ, जितने भी पुरुष बैठे हैं यहाँ पर,
कौन सी ऐसी चीज है जो हम पहनते तो हैं और कभी कभी खा भी लेते हैं? मुझे लगता है इसका अनुभव आपको बहुत अच्छे से है। हाँ बिल्कुल है, मैं बताऊंगा उसको कैसे है मुझे। कॉन्फिडेंस से आपने क्वेश्चन उत्तर पूछा है। कुछ मेरे दिमाग में आ गया, जैसा जी। कि अनुभव की बात आई जी है जी तो जी देखिए उनका हाथ उन्होंने खड़ा किया, उनसे पूछिए और सवाल। तुरंत हाथ भी खड़े हो गए। सर जूता। हा मार ही डालेंगे। इसका एक जवाब और भी हो सकता है, चिकन। जैसे आप मेरी तरफ इशारा कर रही थी, तो एक चिकन भी है, मैं चिकन के कपड़े पहनता भी हूँ, नहीं खाता नहीं, भी आज कभी तो महिलाओं का दिन है, आज तो हम पहला ही आंसर मानेंगे, जूता। बिल्कुल। वो भी आपको कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, और जोरदार ताली हो जाए हमारे साथी के लिए। चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि ऐसा कौन सा महीना है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं? मैम, फरवरी। बिल्कुल, ये फरवरी उत्तर सही क्या है। भाई बात है। 2 दिन कम कर दिए गए तो नींद कैसे आएगी? अच्छा, अब ये बताइए दर्शकों में कितने ऐसे पुरुष हैं जो शादीशुदा हैं? प्लीज अपना हाथ उठाएं। तो काफी लोग खुश हैं, क्या बात है। जो पुरुष जो है समझते हैं कि शादी के बाद सबसे ज्यादा खुश हैं, वो कृपया मेरे सामने आए, एक चुनौती का सामना करें। आप पहले अपना नाम बताइए, इनको पहले माइक दीजिए। प्रिया जी। प्रवीण कुमार मिश्रा। प्रवीण कुमार मिश्रा जी हैं। प्रवीण जी, आप बड़े बहादुर हैं और आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा खुश हैं शादी के बाद। क्या बात है, मतलब इस बंदे के लिए जोरदार ताली हो जाए जो कह रहा है कि शादी के बाद सबसे ज़्यादा खुश है। आप इसका और इनकी मतलब, पत्नी के लिए भी तालियां। हाँ पत्नी के लिए भी जोरदार तालियां। इसका मतलब है अगर आप सबसे ज़्यादा खुश है तो इसका ये मतलब है कि आप जो है महिलाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैं जो बोलूँगा वो आपको सिर्फ 3 बार बोलना है, ठीक है? समझ समझ के महिलाओं को समझो, महिलाओं को समझना भी एक समझ है। आप रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ। समझ समझ के महिलाओं को समझो, महिलाओं को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो महिलाओं को ना समझे, समझ समझ के महिलाओं को जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। मेरी समझ में वो ना बस, बड़ा सिंपल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपनी जगह पे बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है जो आना चाहते हैं यहाँ पर? बड़ा सर, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं पीछे, क्या बात है? आप बड़े खुश लग रहे हैं आप। आपके लिए चलिए मैं थोड़ा सा इजी कर देती हूँ। आपको अच्छा। बोलना है पीतल के पहले पतीले में पपीता पीला पीला। जी। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीले। एक सेकंड, हाँ अब स्टार्ट करिए जी। क्या बोलना? अच्छा, पीतल के पतीले में पपीता है पीला पीला। हाय, क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए, जोरदार। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। चलिए जी। एक और प्रश्न है मेरे जहन में आ रहा है जी। कि आपको पुरुषों और स्त्रियों के शादीशुदा होने का सबूत जो है वो बताना है कि कैसे पता चले कि पुरुष या स्त्री शादीशुदा है। जी 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 मैम। जो सबसे दुखी दिखे वही शादीशुदा मर्द है। जो सबसे दुखी दिखे। हाय राम मैम, क्या मैं आपको दुखी दिख रहा हूँ? ऐसा आपको तो मैंने कहा ना, कहा गया है। अच्छा, वैसे लेकिन शादीशुदा मर्द दुखी होते, अभी आपको हंसना है यहाँ पर, बाद में ना दुखी होना है। चलिए मैं आपके लिए इजी सा आंसर दे देती हूँ कि गले में मंगलसूत्र लटका तो स्त्री शादीशुदा और चेहरा लटका तो पुरुष शादीशुदा। वाह 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 वाह। इसके साथ जी मैम। बाइक पे डिग्गी हुई तो पुरुष शादीशुदा। ये भी मैम ने बहुत ठीक कहा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ऐसी कौन सी चीज है जो आप देने के बाद भी रख सकते हैं? अब आगे ये बढ़ते हैं। आखिरी उत्तर है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप देने के बाद भी रख सकते हैं? संस्कार। क्या हुआ? विद्या। ज्ञान। हमको अलग अलग तरह के जवाब मिल रहे हैं। लगभग सभी उत्तर सही है, लेकिन इसका सही उत्तर है वचन। वचन देने के बाद भी हम रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वचन के बहुत पक्के हम सब। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपनी अगली अतिथि को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में चीफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर विशु मोहिनी सिन्हा जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि लिंग जांच कहाँ तक अपराध है और इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं तुम्हें इसकी हिस्ट्री में जाऊंगी, पुरानी बातों में जाऊंगी। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। तो ये लिंग जांच की जो शुरुआत हुई थी, ये एक वरदान के तौर पे हुई थी। ये जब शुरू में जांच की जाती थी लिंग, तो उन स्त्रियों की लिंग जांच की जाती है जो गर्भवती महिलाओं की जाती थी, जिनमें हमें अंदेशा होता था कि इनके अंदर पलने वाला भ्रूण में कोई आनुवांशिक रोग है,
जैसे कई महिलाओं में होता था कि उन्हें रिपीटेड अबॉर्शंस होते थे, या उनकी फैमिली हिस्ट्री थी कि उनको बच्चा एबनॉर्मल पैदा होता था, उनकी फैमिली हिस्ट्री थी, या एक पहले भी उनको कुछ इस तरह के मिसहैप्स हो चुके होते थे। उनमें ये लिंग जांच की जाती थी, क्योंकि कई रोग केवल लड़कियों को ही होते हैं और कई रोग केवल लड़कों को ही होते हैं। तो इस तरह से वो हम लोग बताया करते थे कि हाँ, ये चांसेस, अगर लड़की है तो ये आनुवंशिक बीमारी इस लड़की से आपके आगे बढ़ सकती है। इस करके ये वाला लिंग चयन का शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये वरदान एक अपराध में बदल गया। लोग इसका लिंग चयन करने लगे, जो कि हमारे समाज के लिए भी बहुत बड़ा अभिशाप साबित हुआ। वो ऐसे कि लोगों में पता नहीं क्यों समाज में कब ये मानसिकता डेवलप हो गई कि लड़कियां हमारे लिए एक अभिशाप हैं, और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा जो एक मेल फीमेल रेशो है वो धीरे धीरे गिरता गया। यहाँ तक कि कई राष्ट्रों में ऐसा होगा कि 1000 पुरुष पे केवल 800 महिलाएं, मतलब लड़कियां बचीं। ये पूरा नेचर से एक खिलवाड़ तरीका हो गया। इससे हो गया कि कई चीज़ें, क्योंकि औरत तो आपको ज़रूरी है ही, ये सभी हम जानते हैं कि प्रकृति के नियम में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है और लड़की का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे स्टेट है हमारे, जैसे केरला, वहाँ पर ये चीज़ नहीं है। वहाँ पर अभी भी पुरुष के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा हैं। जैसे कि हर 1000 पुरुष पे 1084, जो कि ये कुछ साल पुराना ही आंकड़ा होगा, जो कि अभी तक भी बरकरार है, वैसा है। और कई राज्य जहाँ के पुरुष प्रधान राज्य हैं, जैसे राजस्थान और हरियाणा, वहाँ पर ये रेशो काफ़ी गिर गया था। 1000 पे केवल 800 या 800 900 इस तरह के लड़कियाँ हो रही थी। इस वजह से सरकार को इंटरप्ट करना पड़ा और एक कानून की उन्होंने एक कानून बनाया गया, जिसको हम PCPNDT एक्ट कहते हैं। ये 1994 में ये एक्ट लाया गया, जिसके तहत लिंग जांच करवाना या उसके लिए प्रेरित करना, उकसाना, ये एक दंडनीय अपराध हो गया है। इसमें करवाने वाला भी दंडनीय है, करने वाला भी दंडनीय है, और उसके लिए किसी स्त्री को उकसाना भी या भी एक दंडनीय अपराध है। और इसके ये जो मॉनिटरिंग इस PCPNDT एक्ट की होती है, ये काफ़ी गहन लेवल पे होती है, और इसके जो पनिशमेंट है ये भी काफ़ी सीवियर हैं। तो इस तरह से 1994 में ये एक्ट लाया गया, और इसकी पूरी मॉनिटरिंग CMO द्वारा की जाती है, और समय समय पे इसमें काफ़ी लोग पकड़े भी जाते हैं। पर ये जो, जैसे कि आशा मिश्रा जी ने, पायल जी ने बताया कि माँ का जो स्थान है वो सबसे बड़ा है। माँ, स्त्री, वो ही एक जननी है, वो ही इसको रोक सकती है, वो ही एक परिवार और एक समाज की रक्षक है। आज मैं इस मंच पे आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं इसका भी बहुत योगदान अपनी माँ को देती हूँ। माँ, वाकई में मैं भी एक ऐसे परिवार की हूँ जो एक बिज़नेस फैमिली थी। दो आई एम वेरी ब्लेस्ड, मुझे कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा, इसके लिए मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ। पर मैं एक बिज़नेस फैमिली में थी जहाँ की 17 साल में 18 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी। और उसके बाद हम लोग का एक संयुक्त जॉइंट फैमिली थी। तो मैं मेरे घर की पहली लड़की थी जो अपने 17 साल की उम्र में घर से निकली और डॉक्टर बन के निकली, और आज मुझे 33 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में। और ये सब मेरी माँ का ही प्रेरणा थी। मेरे से पहले मेरी मदर को काफ़ी अबॉर्शंस हुए थे, तो जिसके वजह से वो अस्पताल में भर्ती थी। तो वो जब उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं थी वहाँ पे तो डॉक्टर्स जो थे, मैं देखती थी कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, और जो माँओं के चेहरे पे जो खुशी होती थी, वो मैं चाहती थी कि जो भी मेरे अंदर जो बच्चा पल रहा है वो भी इसी तरह का सुख दूसरी औरतों को दी। और मेरे माता का आशीर्वाद था और भगवान की कृपा थी कि आज मैं मातृत्व का सुख बहुत लोगों को दे पा रही हूँ। और मैं जहाँ की, मैं महाराष्ट्र की हूँ, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं थी, पुरुष और स्त्रीलिंग भेद नहीं था। तो जब हम लोग, एक पोलाइटर मोड में बताना चाहूँगी
कि जब हम लोग रेजिडेंसी कर रहे थे, जब हम पीजी कर रहे थे, तो लड़का लड़की होता था तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हमें सिर्फ इसलिए खुशी होती थी। लड़का होता था तो वहाँ पे लोग कचौड़ी देते थे रेजिडेंट को, और लड़की होने पे लड्डू बांटते थे। अच्छा, लड़कियों को तो यूजुअली नमकीन पसंद होता है, तो हम सोचते थे आज यार लड़का हो जाए 2-3 तो मज़ा आ जाए और लड़की हो तो फिर लड्डू खाना पड़ेगा। और लड्डू नीचे पीडियाट्रिक्स वार्ड था, वहाँ पे हम सब लड्डू भिजवा दिया करते थे। तो इस तरह से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। और मैंने कभी भी नहीं, मेरे परिवार में मैंने पाया कि हमारे परिवार में कभी भी लड़का लड़की में भेद नहीं किया गया। और यही परंपरा मैं बहुत ब्लेस्ड, मैं कहती हूँ भगवान का आशीर्वाद मुझ पे था कि मैं शादी होकर जिस परिवार में मैं आई वहाँ पर भी इस तरह का कुछ नहीं था। और शायद यही एक मुझे बल देता गया। और मेरे पास कभी भी जो मरीज आए, कई मरीज आते थे मुझसे कहते थे मैडम लड़का है या लड़की, हम कहते थे ये भगवान की देन है जो भी है। और कहते हैं मैडम लड़की होगी तो मैंने कहा तो बाय 1 गेट 1 फ्री, तुम्हारी लड़की होगी तो दामाद फ्री में मिलेगा तुमको, और जो लड़का होगा तो वो तो बहू उसको ले जाएगी तुम्हारी, तो लड़की होना तो ज़्यादा अच्छा है। तो कई बार मेरे मरीज़ बड़े खुश होते थे। और मैंने आज तक के अपना, मैं बताती हूँ 33 साल का मेरा करियर है गायनेकोलॉजिस्ट का, हर मरीज़ ने मेरी बात मानी और सभी ने मेरा कहना माना। हो सकता है 1-2 ऐसे हों जो मेरे पास नहीं पहुँचे, पर मैं अपने मरीजों को हमेशा सिखाया करती थी कि लड़का लड़की कुछ नहीं होते हैं, लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, एक समाज में एक अच्छा स्थान बनाओ। और ताकि आज मैं भी लड़की हूँ, मेरे अंदर कितने पुरुष काम कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तो अपनी लड़की को भी इस तरह से शिक्षा दो, प्यार दो कि वो आगे बढ़े। तो ये चयन एक्ट जो लिंग भेद वाला तुमने चारू पूछा मुझे, ये एक सामाजिक मानसिकता की देन था। तो इस मानसिकता को समाज ही दूर कर सकता है और समाज के द्वारा ही इसका निवारण हो सकता है। तो हम शिक्षित समाज, एक शिक्षित लड़की, शिक्षित परिवार, शिक्षित समाज, शिक्षित देश, तो ये इस तरह के लिंग भेद और इस तरह के रूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें होगा कि हम अपने समाज को प्रेरित करें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल ही रहा है। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, हमारी सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, प्लस डंडा भी चलता है सीएमओ का। जब पता चलता है कि कहीं किसी सेंटर में इस तरह की जांच हो रही है तो वहाँ पे डिकॉय पेशेंट्स भेजे जाते हैं। डॉक्टर भी इसमें दंडनीय है, डॉक्टरों के लिए भी ये दंडनीय अपराध है। तो हर किसी के लिए दंडनीय अपराध है और इसको करने के बाद सेक्स रेशो में काफ़ी बदलाव आया है। पर मैं हमेशा सोचती हूँ कि किसी नियम के तहत कोई कार्य नहीं होना चाहिए, मानसिकता बदलना चाहिए जिससे हमारे देश का उत्थान हो सके और हर लड़की मेरे समान आज गर्वान्वित होकर इस मंच पे बोले कि हाँ मैं खुश हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, एक माँ हूँ और एक अच्छी बहू हूँ। तो हम दर्शकों से कुछ सवाल ले लें मैम के लिए। मैम सबसे पहले तो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपको बधाई देना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर ऋचा पांडे है और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कामकाजी महिलाएं अपनी सेहत का किस प्रकार से ख्याल रख सकती हैं। हाउ कैन अ वर्किंग वुमन एड्रेस हर हेल्थ इश्यूज़। जैसा मैंने कहा कि महिला तो महिला ही है, महिला अन्नपूर्णा है, महिला सब कुछ है। कामकाजी महिला और घरेलू महिला में कोई मैं फ़र्क नहीं जानती कि जितना काम एक कामकाजी महिला करती है घरेलू महिला भी उतना ही काम करती है। और कामकाजी महिला ऐसा नहीं कि वो घरेलू कार्य नहीं करती, घरेलू कार्य भी करती हैं। बट जो एक बेसिक नीड है हर महिला के लिए कि वो स्वच्छ खाना खाए, घर का पका हुआ स्वच्छ भोजन खाए, बाहर के फास्ट फूड्स जो हैं वो अवॉइड करे, हमेशा ताज़ा, क्योंकि हमारे देश का जो टेम्परेचर है इस तरह का नहीं है कि हम रखा फ्रिज में खाना स्टोर कर दें, क्योंकि हम कामकाजी हैं, हम बना नहीं सकते। शनिवार इतवार को हम खाना बना के रख दें और बाकी 4 दिन वो खाना खाएं। हमारा देश का ये गवारा नहीं करता एटमॉस्फेयर, वो निकालने से और उससे ख़राब हो जाती हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि आप ताज़ा स्वच्छ खाएं, फल
की मात्रा ज़्यादा कर दें। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप उसको यूज़ कर सकती हैं। सवेरे अच्छा नाश्ता करें, दोपहर को फ्रूट्स लें, शाम को तो आप घर पहुंच जाएंगी, खाना खाएंगी ही। और कामकाजी महिलाओं के पास तो हमेशा एक कामकाजी पुरुष होता ही है जो उसकी मदद करता है, क्योंकि पुरुष, जितेश ने जैसा बताया कि पुरुष तो काम करने के लिए ही लेबर डे और 19 नवंबर 2 मिल ही गए उनको, तो अपने पुरुष को मोटिवेट करें कि इन 2 दिनों का भी आदर बाकी दिनों के लिए भी करें, तो आपको बराबर ही मिलता रहेगा सपोर्ट। और पूरे परिवार का भी साथ रहना चाहिए कामकाजी महिला को साथ देने के लिए। और थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइजेस, ये सब भी ज़रूरी हैं। ये बहुत अच्छा कहा मैम कि कामकाजी महिला के साथ कामकाजी पुरुष रहता है, तो पुरुष का भी सहयोग रहता है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि मानसिकता बदलने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे भी लगता है कि ऐसे जिस दिन यहाँ पे मानसिकता बदल गई तो उस दिन हमारे सब हर जगह बहुत ही परिवर्तन दिखाई देगा। ज़रूर। और कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं? जी प्रिया। मैम मेरा नाम वैष्णव है। मैम समाज में लोगों की जो मानसिकता है बेटियों के जन्म को एक्सेप्ट करने के लिए, उस मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है? तुम बदल सकते हो। आज शुरुआत तुमसे ही होना चाहिए। तुम्हारे घर के अगल बगल में, तुम्हारे पड़ोस में जो भी लड़की है, अगर तुम देखते हो कि किसी घर में, आपके रिश्तेदार में ही किसी कोई लड़की को आपको महसूस हो रहा है कि एक परिवार में लोग बैठे हुए हैं, वो लड़की को कह रहे कि जाइए आप पानी लेके आइए या आप खाना बनाइए, तो आप तुरंत उसको करिए कि नहीं, ये क्यों, मैं लाऊंगा खाना, या वॉटेवर। लड़के को भी उतना ही काम करना चाहिए जितना लड़की को काम करना चाहिए। किसी परिवार में आप देख रहे हैं कि लड़की को कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ने की, लड़के को दी जा रही है, तो वहाँ पे आप अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। और आपसे ही क्यों ना शुरुआत हो, हमसे ही क्यों ना शुरुआत हो इस चीज़ की कि लड़कियों को इज़्ज़त दिलाने का काम उसके परिवार का है, उसके जान पहचान वाले लोगों का है, उसके शिक्षक का है। सभी का प्रॉपर योगदान जब मिलेगा तभी ये मानसिकता बदलेगी। और मानसिकता तो क्या है, हम ये पुरुष प्रधान या स्त्री प्रधान नहीं है, ये हर आचार विचार समय प्रधान होता है। आप देखिए, समय के साथ बदलिए। वो ज़माने चले गए जब लड़कियों को घर में रखा जाता था। आज लड़कियां बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, सेना में जा रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन रही हैं, बहुत नाम कमा रही हैं। तो लोगों, इस तरह के परिवार आप पाते हैं तो आप उनको मोटिवेट करिए कि अपनी लड़की को आपका समाज में अगर अच्छा स्थान दिलाना है तो उसे अच्छी शिक्षा का उतना ही अवसर दीजिए जितना कि एक लड़के को मिलता है। ये बात आपने सही कही मैम कि समाज में हम कुछ भी परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत जो है वो हमें अपने से ही करनी पड़ेगी। मैम आपने कहा है तो मैं ज़रूर आपसे एक कुछ अपने जो भाव हैं बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं ज़िंदगी उनके कदमों में सर झुकाती है। तो मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में अगर आप खुश हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम जो है ज़िंदगी में अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। जी प्रिया, आप कुछ कह रही थी? जी बिल्कुल, मैं युवाओं के लिए कह रही थी कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही उठाए रखिए। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। वाह, क्या बात है, बहुत क्या बात। इसी के साथ मैंने मैम के लिए भी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, मैं बोलना चाहूँगी। जब हम जीवन में मस्त थे, आप किताबों में व्यस्त थी, हम जश्न मना रहे थे, आप अस्पताल में मग्न थी। आप कहती हैं इंसान हूँ मैं, मुझे भगवान ना समझो, और हम कहते हैं धरती पर भगवान का रूप आप ही तो हो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत पर खूब। चारू, तो मैं कह दूं कि मैं इस बारे में मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि भगवान ने मुझे एक डॉक्टर का रूप में, अपने आप को किसी और रूप में कभी देख ही नहीं सकती। आई एम सो हैप्पी अबाउट माई सेल्फ। आपके सामने एक बार फिर माहौल को संगीतमय करने जा रहे हैं। मुड़ के ना देखो दिल
दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। हो फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। हो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो। बहुत खूब, क्या बात है, कितनी बढ़िया भाव उत्पन्न हुए आपके इस गाने से। और सही कहा है कि चलो मिलकर ये पुकारा जाए, चलो वक्त आ गया है कि मिलकर पुकारा जाए। औरत तो सर का ताज है, उसे यूं ही संवारा जाए। एक माँ, एक बेटी और एक पत्नी, न जाने कितने रूप हैं। औरत की तस्वीर को पहले दिल से निखारा जाए। औरत तो सर का ताज है, उसे यूं ही संवारा जाए। यारों, अगर औरत को इज्जत ना दे सको तो तुम कोई इंसान नहीं। और तो औरत को अगर इज्जत ना दे सको तो तुम कोई इंसान नहीं। पहले सोच को बदलो, पहले खुद को संवारा जाए। औरत तो सर का ताज है, उसे यूं ही संवारा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब मैं जिस शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, और उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उनके वीडियोस देख रहा था और उनके पेपर में पढ़ रहा था कि ये एक ऐसी महिला हैं जो कहीं पे भी सरप्राइज विजिट दे देती हैं, और अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो उस गलत करने वालों को अच्छे से फटकार सुनाती हैं। और जितने भी बेईमान लोग हैं इनका नाम सुन के ही दहल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शालिनी प्रभाकर जी की, एसडीएम रायबरेली। और मैम के बारे में भाव यही है कि ईमानदारी से फ़र्ज़ निभाने की कोशिश करती हूँ, ईमानदारी से फ़र्ज़ निभाने की कोशिश करती हूँ। नाउम्मीदी में भी उम्मीद की किरण रखती हूँ। मुसीबत डर जाती है मेरा हौसला देखकर, तूफ़ानों से लड़कर मंजिल तक पहुँचने का दम रखती हूँ। बहुत खूब। शालिनी प्रभाकर जी, एसडीएम रायबरेली। मैम, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के बारे में, आपके संघर्षों के बारे में, और प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते औरतों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहता है प्रशासनिक सेवा में काम करना। नमस्कार साथियों, शुरुआत में अपने जीवन की छोटी सी झलकी से करती हूँ। जब मैं 4 साल की थी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरी माँ, हम 3 भाई बहन हैं, सिंगल मदर। उन्होंने हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा रोल मेरी माँ का है, क्योंकि उन्होंने कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। कभी ये नहीं बताया भाई या बहन के बीच में कि तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, और हमेशा मुझे सिखाया तुम श्रेष्ठ हो। हमेशा बताती रही। ये परवरिश की छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में बहुत मैटर करती हैं, लड़कियों में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेके आती है। जैसे किसी भी लड़की को बार बार बताया जाए कि तुम श्रेष्ठ हो, घर के ही लोग बोले तुम श्रेष्ठ हो, उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अच्छा, एक शिक्षित महिला का बहुत बड़ा रोल होता है अपने परिवार को आगे बढ़ाने में। मेरी मम्मी भी वर्किंग लेडी हैं, CDPO हैं अभी आजमगढ़ में। उनको देख के मैंने जाना कि मुझे इसी तरीके से सारी समस्याओं को फेस करना है। मेरी मदर के सामने भी कई समस्याएं आई, उनसे मैं इंस्पायर्ड होती रही हर समय। उन्होंने कभी कोई भी डिसीज़न हमारे पे थोपा नहीं,
साइंस पढ़ना है साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ना है आर्ट्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ना है मैथ्स पढ़ो। हम बिल्कुल फ्री थे अपने डिसीज़न को लेने में। शायद यही वजह थी कि शुरुआत में जैसे होता है कि जब हम टीनेजर्स में होते हैं तो हमारा ड्रीम होता है कि हम ये बनेंगे। जब 22 साल पे आते तो सोचते हैं नहीं हम ये बन जाएंगे। फिर उसके बाद लगता है नहीं, फाइनली मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगा, मुझे कहाँ बनना है, वो चीज़ होती है। मैंने ग्रेजुएशन किया BHU से, पोस्ट ग्रेजुएशन किया JNU से। आफ्टर दैट मैं रिसर्च कर रही थी, मेरा रिसर्च था स्टेम सेल्स पे। उस ड्यूरेशन में हमारे रिसर्च सेंटर से ये बोला गया कि आपको USA शिफ्ट होना है फॉर द 7 years। तो एक तरफ ये था कि मैं फैमिली को छोड़ के, मम्मी जो मेरे लिए इतना संघर्ष की, मैं 7 साल कैसे जाऊं। उसके बाद मैंने तुरंत डिसाइड किया, नहीं, जो काम मैं USA में रह के कर सकती हूँ वो मैं इंडिया में भी रह के कर सकती हूँ। दिल्ली का एक एनवायरनमेंट होता है UPSC का, तो मैंने UPSC में आने की सोची। तैयारी मैं UPSC के कर रही थी। संजोग से फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा ये 2014 में, और मैं SDM के लिए सेलेक्ट हुई। उसके बाद जैसा कि आपने पूछा कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहले जब कोई लेडी ऑफिसर पोस्ट होती है तो एक हमारी पैट्रियोटिकल सोच है, अरे लेडी ऑफिसर अब तुम कोई काम करा सकते हैं। सबसे पहली सोच यही होती है। लेकिन आज समाज गलत है, क्योंकि जो लेडी ऑफिसर्स हैं ना, वो दृढ़ निश्चयी हैं और बिल्कुल सही काम करती हैं। आज भी जो एक सर्वे की रिपोर्ट है, सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट और सबसे ज़्यादा वर्किंग UP की PCS ऑफिसर्स हैं। मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया कि कभी भी एक स्त्री जो होती है उसका अस्तित्व उसके पति से नहीं होता है। जब मैं पढ़ रही थी तभी उन्होंने मुझे बताया, समझाया कि तुम्हारी शादी तभी होगी जब तुम एक अच्छा करियर पालोगी। तुम जिधर जाना चाहती हो जाओ, लेकिन एक अच्छा करियर पालोगी, उसके पश्चात ही होगी तुम्हारी शादी। तब समझ में आया कि स्त्री का अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी वो स्वयं बनाती है। कभी भी ये नहीं होता कि स्त्री का अस्तित्व एक पिता से या पति से होता है। और जो स्त्री जिस दिन ये समझ जाती है उस दिन वो अपने लक्ष्य को पा लेती है। अगर जैसे प्रेरणा स्रोत के रूप में कहा जाए तो मेरी मदर थी, और आगे धीरे धीरे मैं लोगों को, जैसे मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप किसी को इमिटेट ना करिए, अपने रास्ते स्वयं बनाइए। जो भी रास्ते हैं अपने स्वयं बनाइए। मैम, हमारी ऑडियंस आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं। जी नमस्ते मैम, मेरा नाम प्रीति शुक्ला है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए लड़कियों को कितना पारिवारिक सहयोग की आवश्यकता होती है? जो हमारा बेस तैयार होता है वो परिवार से ही तैयार होता है। बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो ये 90% परिवार की सोच है। बेटी पैदा हुई तो हम लोग FD करवाते हैं कि दहेज में काम आएगा, ये सच्चाई है। अगर आप उसी FD ये कराएं कि हम अपनी बेटी को जो वो बनना चाहती है, MBA करना चाहती है, MCA करना चाहती है, प्रशासनिक सेवा में आना चाहती है, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी सोच बदलती है। 90% परिवारों में आज भी खिलौने जो होते हैं ना, लड़कियों को कभी भी एस्ट्रोनॉट के लिए या रॉकेट सिस्टम या मोटर गाड़ियाँ नहीं दी जाती हैं, उनको वो चूल्हा दिया जाता है या बारबी डाल दी जाती है। तो हमें सोच जो है परिवार से चेंज करनी है। अगर हमारा परिवार की सोच चेंज होगी तब हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो लड़का लड़की में भेद नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जो काम लड़के कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो आज लड़कियां कर रही हैं। इस सोच को बनाए रखना है तो हमारा परिवार जो है कि एक जड़ के रूप में काम करता है। थैंक यू मैम। हमारे साथ एक और हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। जी मैम, प्रशासनिक क्षेत्र में जो लड़कियां आना चाहती हैं उनको आप क्या टिप्स देंगी? बहुत अच्छी फील्ड है प्रशासनिक क्षेत्र। आपके प्राइड भी है, डिसीजंस लेने की क्षमता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो हौसले के साथ आगे बढ़ते रहिए, डिटरमाइंड रहिए, हार्ड वर्क चाहिए। डिटरमाइंड रहिए कि मुझे उस गोल पे पहुंचना है, बस पहुंचना है। जितनी भी मुसीबतें आए, जो भी मुसीबतें आ रही हैं, समस्या होती है उसको सोचिए, समाधान निकालिए, आगे बढ़िए। नाले के पानी की तरह खड़े नहीं रहिए, नहीं तो बदबू मारेगा। हौसले के साथ आगे बढ़िए, दृढ़ निश्चय बनिए, हार्ड वर्क करिए, लेकिन पेशेंस बनाए रखिए। UPSC या UPPSC एक जो है कि
हम ये नहीं बोल सकते कि बस आज सिलेक्शन हो गया, लेकिन जब भी सिलेक्शन हो, अगर एम तक पहुंचना है तो जब तक आप पहुंच न जाएं, आप रुकिए नहीं और सभी मुसीबतों को पार कीजिए। मैम, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की चुनौती एक महिला ऑफिसर किस तरह से लांघ सकती है? मुझे नहीं लगता कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक चुनौती है, क्योंकि हम 75 जिलों की शपथ लेके आते हैं। तो कहीं कुछ अच्छा है तो कुछ कमज़ोर है हमारे यूपी में। कहीं कोई तहसील में हमें कोई चीज़ को उभारनी है, हमें उस जड़ को ढूंढना पड़ता है कि हमारे उस जगह के नागरिकों को क्या ज़रूरत है, हम किस तरीके से उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि रायबरेली में हमें डेवलपमेंट करने के लिए कोई और क्षेत्र चूज करना पड़े और श्रावस्ती में कोई और क्षेत्र चूज़ करना पड़े। तो जहाँ ट्रांसवर्स हो वहाँ खुशी खुशी जाना चाहिए और वहाँ की समस्याओं को देखते हुए उस हिसाब से अपनी रणनीति बना के वहाँ के लोगों के लिए जो है समस्या का समाधान करके विकास करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि यदि ट्रांसफ़र पोस्टिंग बहुत फ्रीक्वेंटली होती हो तो उसमें गृहस्थ जीवन बहुत विचलित हो जाता है? एक्चुअली गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को 3 इयर्स तक डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अभी ये 2 इयर्स तक मान रहे हैं कि 2 इयर्स तक आप वहीं रहते हैं। संजोग से क्या होता है कि जब आप माइंडसेट बना चुके होते हैं तो हमें कोई भी कमज़ोरी नहीं लगती, कोई भी ये नहीं लगता है कि नहीं हमारे लिए हमारा गृहस्थ जीवन अफेक्ट होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर बच्चे के हिसाब से सोचे तो रायबरेली में अगर मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि उसको एजुकेशन अलग तरीके से मिल रही है, उसके दोस्त अलग बन रहे हैं, तो दूसरी जगह दोस्त अलग बनेंगे। एक्चुअली माई मदर की भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली जॉब थी, तो मुझे लगता है कि हमेशा हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। जिस ज़िले में जाते हैं, जिस तहसील में जाते हैं, कुछ न कुछ नया सीखते हैं और हमारा परिवार उसी हिसाब से एडप्ट होता है और डाइवर्सिटी को देखता है। आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं मैम, और आप जैसी महिलाओं को देखकर एक प्रेरणा मिलती है, सुकून मिलता है और एक आशा की ज्योति जगती है कि जो महिलाएं हैं सिर्फ कोमलता, नाजुक, छुई मुई इसी की पर्यायवाची नहीं है, बल्कि हिम्मत और ताकत की मिसाल भी हैं। तो ज़ोरदार ताली हो जाए शार्ली प्रभाकर जी के लिए। मैम, आपसे हमारी एक मैम प्रश्न करना चाहती हैं। जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने पहले कहा था कि लोग सोचते हैं कि महिला अधिकारी है तो इनसे कुछ भी कार्य कराया जा सकता है, तो कुछ भी कार्य कराए जाने के लिए आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत आता होगा, तो उसको आप कैसे हैंडल करती हैं? मेरा एक सिंपल सा कथन है, मतलब एक मेरा रूल है लाइफ का, सच्चे आत्मा की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। बस मैं इसी पे काम करती हूँ। अगर मैं नियमानुसार सही हूँ, सारी चीज़ें सही हैं, तो किसी का भी दबाव है, किसी का भी फ़ोन है, मैं गलत नहीं करती हूँ। बहुत होगा, अधिक से अधिक ट्रांसफ़र होगा, हम यहाँ इस ज़िले में नहीं तो उस ज़िले में काम करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप सही हैं तो आपको एक सुकून होता है, आत्मसंतुष्टि होती है और आपको लगता है कि आपने 100% अपने काम को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और मैम, जैसे मैंने वीडियोस देख रहा था कि आप सरप्राइज़ विजिट देती हैं और जो गलत कर रहा होता है तो अच्छे से फटकार सुनने को मिलता है। तो मैम, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो थोड़े संक्षेप में आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कि जब आप गई हों और आपने कुछ गलत होते देखा? और मैं कन्नौज में थी, तो उस समय जो है कि उस समय एसडीएम के साथ साथ मुझे ईओ का चार्ज था जी। तो उस समय दुकानों की नीलामी हो रही थी। सडनली मुझे एक फ़ोन आता है कि यहाँ पे सरकारी राशन जो है कि वो एक जगह पे गोदाम में जा रहा है जी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि आप मुझसे कनेक्ट रहिएगा। मैं वो छोड़ करके सडनली मैंने फोर्स को बुलाया और मैं वहाँ पहले पहुँची। जब मैं वहाँ पहले पहुँची तो मैंने देखा, मैंने सोचा था कि शायद वो एक आध ट्राली राशन होगा, तो देखा कि ट्रालियों से राशन अंदर जा रहा है। तो उसके बाद मैंने उसके फोर्स को बुलाया, पूरे गोदाम को घिरवाया। उसके पश्चात जो है कि मैंने गोदाम मालिक को बुलाया। मैंने गोदाम मालिक के स्टेटमेंट लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कराई। मैंने कहा ये कैसा राशन है? ही एक्सेप्टेड कि उसने जो है कि मतलब राशन हमारे सरकारी गोदाम से लेकर के और वो मतलब इल्लीगल तरीके से लेके आ रहा था। मैंने गोदाम खुलवाया और आई गॉट 3000 बोरियां सरकारी राशन उसी महीने की थी और वो सबसे बड़ा राशन माफिया पकड़ा गया था। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए शार्ली प्रभाकर मैम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी के साथ जितेश, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैम ने कहा कि माँ का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो मैं उस माँ के लिए कहना चाहूँगी कि माँ की हर दुआ काम आती है, माँ की हर दुआ काम आती है, खुद रोएगी पर आपको हंसाती है। भूल कर भी रुला ना देना उस माँ को, क्योंकि उसकी आंखों से गिरी एक बूंद पूरी धरती हिला देती है। बहुत बढ़िया, माँ से बेहतर तो सही कह रही है प्रिया, दुनिया में कोई नहीं है। मैम, एक सवाल पूछना चाहूँगी मैं
कि जैसे वर्किंग वुमेन हैं हम लोग अधिकतर इसमें से, और हमारे हस्बैंड भी वर्किंग ही हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कोई स्टेट में है, हस्बैंड सेंट्रल में है, या एक सेंट्रल में है एक स्टेट में है, कुछ ऐसा है, हमें अलग अलग स्थानांतरण होगा तो जाना ही पड़ेगा। तो उस समय आप बच्चों को, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ऐसा पॉसिबल हो तो आप बच्चों को अपने साथ रखना चाहेंगी या अपने पति के सुपुर्द करना चाहेंगी? और अगर बच्चा किशोर वय में है तो उनके भटकने के चांसेस भी होते हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा, तो उस समय आप अपनी बेटी या बेटे को कैसे महफूज रखेंगी? सबसे पहले तो अगर बच्चा किशोर अवस्था में है तो मैं उसके डिसीज़न जानना चाहूँगी कि वो किसके साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसका डिसीज़न इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है वो अपने फादर के साथ रहना चाहता है और मैं ज़बरदस्ती अपने साथ रखूँ, तो वो कुछ समय रह के जान ले कि वो किसके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकता है, अपनी पढ़ाई कर सकता है, तो वो डिसीज़न मैं उसके ऊपर छोड़ूंगी। अगर बच्चा छोटा है तो कोशिश करूँगी कि मैं उसको अपने साथ रखूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड डिप्टी एसपी हैं पुलिस में, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो मैं ये चाहूँगी कि बच्चा हमारे साथ रहे। और कहा जाता है कि एटलीस्ट एडोलेसेंट तक बच्चों को माँ के साथ रहना चाहिए, क्योंकि माँ जो है कि बहुत अच्छा संस्कार और बहुत अच्छी तरीके से उनकी परवरिश कर सकती है। अगर समय हो तो एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी जिसे मैं शेयर करना भूल गई थी। एक्चुअली दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। जब मैंने एसडीएम का चार्ज लिया था तो सेकेंड डे ही मतलब एसडीएम प्रॉपर तहसील में बनाई गई थी जलालपुर में, तो सेकेंड डे ही लखनऊ हाई कोर्ट से एक आदेश आया कि जलालपुर एसडीएम को जो है कि खनन के लिए जांच के लिए नियुक्त किया जाता है। मेरे साथ एक टीम बनाई गई, तो नहीं थी, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे नहीं पता था कि खनन माफिया ऐसे होते हैं या क्या चीज़ें हैं। तो मैं रात में जो है खनन अधिकारी को लेकर के एक घाट पे मैंने रेड मारी। रात के 1:30 बज रहे थे और वो शायद मेरी गलती भी थी कि प्रॉपर फोर्स के साथ मुझे जाना चाहिए था। तब तक इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, हम लोग के फील्ड में एक्सपीरियंस धीरे धीरे आते हैं, या तो सीनियर बता दें या कुछ बता दें, और मैं बहुत खुश थी कि मुझे जाना है, अरे वाह रेड करनी है, ये सारी चीज़ें। रात के 1:30 बजे मैं पहुंच गई एंड आई गॉट 71 ट्रक्स इलीगल अवैध खनन के पकड़े थे मैंने। और दैट टाइम उस समय नेगेटिव था थोड़ा कि फायरिंग भी हुई थी, सेफली बची मैं, लेकिन वो यूपी का उस समय तक का बहुत बड़ा अवैध खनन पकड़ा गया था। एंड दैट टाइम अप्रिशिएटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ यूपी, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप रात के 1:30 बजे 2 बजे जाके आपने रेड मार करके इतना बड़ा आपने अवैध खनन पकड़ा है। तो बस कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस जज्बा होना चाहिए करने के लिए, और अगर आप सही हैं तो आप सही हैं, कोई आपको डिगा नहीं सकता। क्या बात है मैम, बहुत 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 धन्यवाद। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल। और आप जैसी महिलाओं को सही में देखकर बहुत ही प्रेरणा मिलती है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी अगली अतिथि का स्वागत करती हूँ, डॉक्टर रिंकू श्रीवास्तव जी। आप सिप्सा में उप महाप्रबंधक हैं और आप ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। पब्लिक सर्विस, पब्लिक हेल्थ से कम करीब 20 वर्ष तक जुड़ी रहीं, और आज ये सिप्सा के ज़रिए परिवार नियोजन से जुड़ी हुई हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, मैं सुन रही हूँ जो अभी तक चर्चाएं हुई कि सभी ने अपनी माँ को का नाम लिया कि अगर कोई भी उन्होंने संघर्ष किया है तो माँ खड़ी रही। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा रहा कि मैं 11th में थी जब मेरे पिताजी गुजर गए हार्ट अटैक की वजह से, और मेरी जबकि वो डॉक्टर थे और मेरी मदर जो थी वो होम मेकर थी। हम लोग 3 बहनें, तो आप कहेंगे कि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा था मेरी माँ के लिए कि 35 वर्ष की आयु में अगर पिताजी ना रहें। लेकिन मेरी भी मदर ने हम लोगों को वो संस्कार दिए और एक इच्छा शक्ति, क्योंकि बच्चों के लिए भी वो उम्र ऐसी होती है कि एडोलेसेंट एज पे अगर पिता ना रहें, तो उन्होंने हम लोगों को वो संस्कार दिए, वो दृढ़ता दी कि आज मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही KGMC से अपना मेडिकल निकाल लिया और उस तरह से आगे बढ़ती रही। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पिता जो हैं वो एक्चुअली आत्मसम्मान की जो भूमिका बच्चों में भरते हैं, दृढ़ता की भूमिका भरते हैं, वो पिता ही कर सकते हैं। शादी के उपरांत वो जो दृढ़ता और वो निडरता वो मेरे पति ने मुझे दी। तो इस तरह से ये छोटे से संघर्ष की कहानी है। अब आप चारू पूछ सकती हैं क्या प्रश्न है आपके। परिवार नियोजन से रिलेटेड आप क्या जानकारी
आम जनता को देना चाहेंगी? साथ ही इससे जुड़ी सरकार की क्या योजनाएं हैं? परिवार नियोजन जैसे कि कहते हैं कि परिवार को नियोजित होना चाहिए, और उसके लिए आजकल की आप लोगों ने देखा होगा, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि प्लान बनाओ। तो प्लान बनाना है, और मेरी सभी से अपील है, इनफैक्ट इस अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे पे, कि पुरुषों को इसके लिए आगे आना है, परिवार नियोजन में अपना योगदान देने के लिए। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। सबसे पहले विभिन्न प्रकार के जो परिवार नियोजन के साधन हैं वो जनमानस तक पहुंच सके, तो उसके लिए पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उन सब के सहयोग से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। डिफरेंट तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ गए हैं। रिसेंटली जो एक प्रोग्राम आया है वो मिशन परिवार विकास है, जिसके अंतर्गत तिमाही जो इंजेक्शन है वो लॉन्च किया गया है। मेरे ख्याल से काफ़ी लोग, आप लोग जानते होंगे, जो कि महिला द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से एक गोली आई है साप्ताहिक, जो कि छाया के नाम से जानी जाती है। आज हम लोग ये प्रोग्राम क्योंकि लखनऊ में कर रहे हैं, तो खुशी की बात ये है कि लखनऊ के CDRI ने जो छाया का कंपोनेंट है सेंट्रोमेन, उसको ईजाद किया था। तो इंडिया सब चीज़ में अव्वल है। रही बात, आप सभी लोग जानते होंगे कि नसबंदी है, पुरुष की भी, महिला पुरुष नसबंदी होती है, IUCD है, PPIUCD है। तो ये विभिन्न प्रकार के परिवार नियोजन के साधन हैं। अब आती है बात पुरुष की भागीदारी की। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगी। जितने भी परिवार नियोजन के साधन हैं ज़्यादातर महिला के लिए हैं। पुरुष के लिए क्या है, या तो वो कॉन्डोम इस्तेमाल करे या पुरुष नसबंदी। और आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में, जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है, मतलब उसको तो अगर आप आज दर्जा दे दीजिए कंट्री का, तो वो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पूरी दुनिया का 5 में से 1 इंसान उत्तर प्रदेश में है। और आंकड़ों की बात करें तो नसबंदी में देखें तो महिला ही करा रही है। अगर 2.5 से 3 लाख महिला की नसबंदी होती है, तो पुरुष की नसबंदी सिर्फ 3,000, जबकि पुरुष की नसबंदी एक बहुत ही आसान सरल प्रक्रिया है और पुरुष को उसमें आगे आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि पुरुष की भागीदारी नहीं है। विभिन्न प्रकार के परिवार नियोजन के साधन उपयोग करने में महिला के साथ वो भी साथ साथ खड़े होते हैं। तो ये तो रही परिवार नियोजन के साधन की। रही बात जो आपने कहा कि क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कैसे लोगों को पता चलेगा कि क्या नया प्रोग्राम आया है। तो आशा है, आशा बहुओं के नाम आपने सुना होगा कि हर गांव में एक आशा बहू होती है। वो ये जानकारी ग्रामीण एवं क्षेत्रीय क्षेत्र में जो स्लम्स हैं वहाँ तक पहुँचा रही है। इसके अलावा सास बहू सम्मेलन ये भी कराया जा रहा है, जहाँ पे कि सास और बहू को एक मंच पे बैठाया जाता है, उनको परिवार नियोजन की साथ ही साथ स्वास्थ्य से रिलेटेड बाकी जानकारियाँ भी दी जाती हैं। अभी एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, जैसे यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ काफ़ी युवा वर्ग उपस्थित है। तो जो युवा दंपत्ति हैं, अभी भी क्योंकि हमारे स्कूलों में फैमिली प्लानिंग के बारे में उतनी जानकारी नहीं दी जाती, तो अब सरकार एक नई पहल किट लेके आई है, जिसके माध्यम से जब जहाँ पे शादी हो रही होती है वहाँ पे आशा जाके एक नई पहल किट देती है। उसमें पूरी जानकारियाँ हैं, साथ ही साथ गर्भ निरोधक उपाय हैं। मैं देख रही हूँ, जब मैं आपको गर्भ निरोधक उपायों के बारे में बता रही हूँ, थोड़ी सी कहीं मुस्कुराहट है, थोड़ा सा ये हो रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ। लेकिन मैं आज आपसे ये कहूँगी कि ये वुमेंस डे पे अगर आज हम खड़े हैं ना, वुमेंस को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सफ़रर कौन होती है रिपीटेड प्रेगनेंसी से? माँ ही होती है, वुमेन होती है। तो उसको अपने अगर स्वास्थ्य का ख्याल रखना है तो उसको परिवार नियोजन के साधन अपनाने चाहिए। और चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दर्शकों में कुछ हमारे साथी मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो अपने भाव आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा संचिता जी को। संचिता जी दूरदर्शन में इंजीनियर हैं और हाल ही में ये श्रीनगर में कार्यरत थी, और वहाँ एक महिला का अपना काम करना, वहाँ की चुनौतियाँ, वहाँ का संघर्ष और कुछ खट्टे मीठे जो इनके अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा करेंगी। संचिता जी। नमस्कार, मैं सबका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमारी एक नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बाध्यता भी है और उसमें हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और मैं नमन करना चाहूँगी अपनी माँ का, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। पर्दे के पीछे रहने वाला
अभियंता आज पर्दे पर है, तो इसके लिए मैं अपनी माँ को ही सारा श्रेय देना चाहूँगी और साथ साथ अपने पति का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषों की महत्ता को भूल जाए। हम उनके योगदान के कारण ही यहाँ पर हैं और उनके योगदान के कारण ही हमने 1.5 साल का टेन्योर लगभग श्रीनगर में अच्छे से बिताया और उन्होंने हमारे बच्चों को यहाँ बहुत अच्छे से परवरिश दी, जिसकी मैं सोच रही थी कि 1 साल 1.5 साल का टाइम ये कैसे कटेगा, पर उन्होंने उसको बखूबी निभाया। मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब यहाँ से गई तो मेरी आँख में एक आंसू थे, क्योंकि बच्चों को पहली बार छोड़ के इतनी दूर जा रही थी। ऐसे जाते हैं आप, थोड़ी दूर पोस्टिंग होती है तो होता है कि हम तुरंत वापस आ जाएंगे, अप डाउन भी पॉसिबल नहीं है, हमें वहाँ रहना है। और बच्ची मेरी अभी 5 साल की थी जब मैं ट्रांसफ़र हुई और बेटा मेरा 7th में था, तो बच्चों को छोड़ के जाना बहुत कठिन था, कभी छोड़ा नहीं था बच्चे को, तो इसलिए मन में बहुत निराशा सी हो रही थी। जब मैंने फेसबुक पर अपनी पोस्ट करी तो लोगों ने कहा ऐसी रोनी सूरत मत बनाओ, तुम तो बहुत बहादुर हो, तो जाओ और 1 साल का समय कटते टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए फिर मैंने थोड़े से अपने आप को संभाला, क्योंकि जब बच्ची भी खुश है, बेटे ने फ़ोन किया कि मम्मा आप ऐसी फ़ोटो क्यों डाल रहे हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप खुश होके जाइए। 26 जनवरी हमारे लिए यहाँ एक बहुत नेशनलिटी शो करता है वो फेस्टिवल हमारे लिए। तो ये था कि कश्मीर में इतने टेररिज्म के इलाके में ये कैसा होगा। इत्तेफाक से उसी दिन रात में मैं बहुत ज़बरदस्त बीमार हो गई, मतलब इतनी बीमार कि मुझे रात में ये हुआ कि हॉस्पिटल ले ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ के जो लोकल कश्मीरी लोग थे उन्होंने इतना सपोर्ट किया, वो गए, क्योंकि हम लोगों को वो लैंग्वेज भी नहीं आती, लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है। इंजीनियर्स हैं तो हमें तो कैमरे के पीछे काम करना है, तो वो इंग्लिश में कमांड देते हैं, हम समझते हैं, पर जो नॉर्मल लैंग्वेज है वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती थी। पर उन्होंने, हम प्रॉपर अपनी फॉर्मल ड्रेस में थी, साड़ी में, जो कि वहाँ बिल्कुल अलग से लग रही थी। वहाँ की नॉर्मल पोशाक साड़ी तो नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, जो वहाँ का इस समय जितने पेशेंट थे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। रात के 9:30 बजे मैं गई थी हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से देखा, पूरे टेस्ट किए। उतनी देर हमारे ऑफिस के लोकल स्टाफ पूरा मौजूद रहा। और लौटते में जब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हुई रात के 1:30 बजे, तो मैंने देखा जब मैं आ रही थी तो जैसे कि यहाँ पर सारी बिल्डिंगें बिल्कुल सजी होती हैं, सेक्रेटरीट और जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें थी बहुत अच्छे से सजी थी। मन को एक बहुत सुकून मिला कि हमारा देश कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और इधर गुजरात से लेकर के आसाम तक पूरा एक है। क्या बात। अब हमारे बीच मौजूद हैं लेखिका और कवयित्री वंदना श्रीवास्तव जी। हम चाहते हैं मैम कि आप आगे आएं और अपनी कुछ कविताएं हम सभी के साथ साझा करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आंचल से परचम तक के कार्यक्रम के इस पावन मंच को मेरा नमन, और इस मंच से नमन करती हूँ पुरुष के उस पुरुषत्व को जिसके कारण महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, मजबूती से अपना स्थान बना पा रही हैं। चूँकि समय की बाध्यता है तो एक छोटी सी कविता इस कार्यक्रम को मैं समर्पित करती हूँ। एक छोटा सा गीत है मेरा, देखिएगा। नारी मन की संवेदनाओं को भाव शब्द देने का प्रयास रहता है, देखिएगा। नारी नहीं संसार नहीं, हाँ नारी नहीं संसार नहीं, नारी नहीं संसार नहीं, हाँ नारी नहीं संसार नहीं, नारी नहीं संसार नहीं, हाँ नारी नहीं संसार नहीं। माँ की आंचल जैसी घर में बिछ 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 जाती है, माँ की आंचल जैसी घर में बिछ 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 जाती है। लाख थकी हो फिर भी तुमको बहलाती दुलराती है, माँ की आंचल जैसी घर में बिछ 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 जाती है। लाख थकी हो फिर भी तुमको दुलराती बहलाती है। माँ की ममता जैसा अनुपम होता कोई प्यार नहीं, नारी नहीं संसार नहीं, हाँ नारी नहीं संसार नहीं, नारी नहीं संसार नहीं, हाँ नारी नहीं संसार नहीं। लंबा घूम
घटी खन खन चूड़ी, पाँव में छम छम पायलिया। संग चली है सजनी जब से संवर गए हैं सांवरिया। संग चली है सजनी जब से संवर गए हैं सांवरिया। सजनी के बिन जीवन की नैया होती है पार नहीं। नारी नहीं संसार नहीं, हाँ नारी नहीं संसार नहीं। जिस घर बेटी बहू न होती सन्नाटे से छाते हैं। जिस घर बेटी बहू न होती सन्नाटे से छाते हैं। झूले चूल्हे बेलन चिमटे आपस में बतियाते हैं। झूले चूल्हे बेलन चिमटे आपस में बतियाते हैं। इस घर में भी होता क्यों, इस घर में भी होता क्यों सुंदर सा त्योहार नहीं। नारी नहीं संसार नहीं, हाँ नारी नहीं संसार नहीं। नारी नहीं संसार नहीं, हाँ नारी नहीं संसार नहीं। और अंतिम पंक्तियाँ कि नारी दुर्गा नारी लक्ष्मी नारी देवी सरस्वती माँ। नारी दुर्गा नारी लक्ष्मी नारी देवी सरस्वती माँ। चंदा जैसी शीतल नारी सूरज के सम तेज है, हाँ चंदा जैसी शीतल नारी सूरज के सम तेज है, हाँ। नारी सृष्टि का आधार, नारी सृष्टि का आधार, सृष्टि पर कोई भार नहीं। नारी नहीं संसार नहीं, हाँ नारी नहीं संसार नहीं। नारी नहीं संसार नहीं, हाँ नारी नहीं संसार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत खूब। तो ये थी वंदना श्रीवास्तव जी, कवित्री, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने भावों को हमारे सामने रखा। और ये बात तो सही है कि जिस परिवार में, जिस समाज में और जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है, वो परिवार, वो समाज और वो देश यकीनन सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। आंचल से परचम तक के मंच से मैं आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता पेश करना चाहूँगी। कह दो उन लोगों से कि कम हम भी नहीं, हमारे धैर्य को हमारी हार समझे नहीं। कह दो उन लोगों से कि कम हम भी नहीं, हमारे धैर्य को हमारी हार समझे नहीं। कस लूँ जो कमर तो थर थर काँप जाओगे। लड़की हूँ मैं 21वीं सदी की, कमज़ोर तुम समझना नहीं। चूड़ी पहन के घर बैठना आता नहीं। कह दो उन लोगों से कि कम हम भी नहीं, हमारे धैर्य को हमारी हार समझे नहीं। आग की ज्वाला हूँ, फूल तुम समझना नहीं। हंस हंस के रुलाऊंगी मैं, हंसी को मेरी रोकना नहीं। जो चला गया पानी सर से ऊपर तो खैर तुम्हारी नहीं। होगा ऐसा हाल कि देख तमाशा हंसेंगे सभी। कह दो उन लोगों से कि कम हम भी नहीं, हमारे धैर्य को हमारी हार समझे नहीं। चाहे जितने नारे लगा लो तुम अपने जय जयकार के, चाहे जितने नारे लगा लो तुम अपने जय जयकार के, पर नारी शक्ति के आगे आज तक कोई टिका नहीं। काली का रूप हूँ, शीतल गंगा तुम समझना नहीं। न्याय प्रिय मूर्ति हूँ, अन्याय सहना सीखा नहीं। कह दो उन लोगों से कि कम हम भी नहीं, हमारे धैर्य को हमारी हार समझे नहीं। बुराई का विनाश हूँ, बुराई का विनाश हूँ, बुरा तुम बनना नहीं। सुनवाई तुम्हारी करने कोई आए इतना किसी में दम नहीं। मेरी कचहरी में कार्रवाई का कोई बंदोबस्त नहीं। सूली पे चढ़ाऊंगी इससे कम कोई सज़ा नहीं। कह दो उन लोगों से कि कम हम भी नहीं, हमारे धैर्य को हमारी हार समझे नहीं। अब हमारे बीच आ रही हैं मुस्कुराते हुए कंचन जी, जो कि अपनी भावनाओं को हम सभी के साथ व्यक्त करेंगी। पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और महिलाओं के संबंध में सिर्फ 2 लाइनें मैं कहना चाहती हूँ, समय कम है इसलिए। अनेकों फूल चाहिए, अनेकों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। अनेकों दिए चाहिए
एक आरती सजाने के लिए, और अनेकों नदियाँ मिलकर ही समुद्र को गढ़ती हैं, पर घर को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए एक अच्छी स्त्री ही काफ़ी। तो कंचन जी ने बड़ा सही कहा कि अगर घर को स्वर्ग जो अगर बना सकती है तो एक स्त्री बना सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, फिर से आप सभी को पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि हम यहाँ पे देखा कि आंचल से परचम की हमने बात की, तो जितनी महिलाएं आज हमारे बीच आईं उन्होंने ये साबित किया कि अगर दिल में जुनून हो और दिल की आवाज़ सुने तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती है। और सभी बाधाओं को पार करते हुए इन सभी महिलाओं ने सफलता हासिल की। और दोस्तों एक बात ज़रूरी है कि ज़िंदगी में नफ़रतें बहुत बढ़ रही हैं, दुनिया में देखते हैं कि नफ़रतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्यार। अगर हमारे दिलों में प्यार पैदा हो जाए तो यकीन मानिए कि दुनिया की सारी मुसीबतें सॉल्व हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा किसी ने कहा है कि घृणा द्वेष का रावण मारो, सुंदर भोर करो। घृणा द्वेष का रावण मारो, सुंदर भोर करो। जग उद्घोष करो लेकिन किंचित मत शोर करो। अंधकार मारो भीतर का, स्वर्णिम हृदय करो। प्रेम प्रकाश प्रसारण प्रिय, जग में हर ओर करो। तो इसीलिए इसी तरह से आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। तो हमारे सभी आज की अतिथियों को, एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमें दीजिए अनुमति, आपको छोड़ जाते हैं इस गीत के साथ। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी।